सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 641। तलवार राजा प्रतिभा, ब्लेड राजा प्रतिभा, भाला राजा प्रतिभा। लिन शेन को लगा कि इतनी सारी प्रतिभा जानकारी के प्रवाह से उसका दिमाग फटने वाला है। अपनी प्रतिभाओं में अब उसके पास बहुत सारी नई प्रतिभाएं थीं, जिनमें विभिन्न हथियारों में दक्षता शामिल थी। हथियार महारत के पहले स्तर ने उसे उस विशेष हथियार का उपयोग करते समय 20% वृद्धि प्रदान की, जिसमें वह गति भी शामिल थी जिस पर उसने इसकी तकनीकें सीखीं। लेकिन प्रत्येक श्रृंखला की राजा स्तरीय प्रतिभाओं ने लिन शेन को उस प्रकार के हथियार का उपयोग करने पर सीधे 100% वृद्धि प्रदान की। दूसरे शब्दों में, अब जब लिन शेन ने ब्लेड क्यूई की एक लहर को मुक्त किया तो इसकी शक्ति 120% की वृद्धि के साथ दोगुनी से अधिक हो जाएगी। अंतिम किंग ऑफ ऑल आर्म्स प्रतिभा उसकी ब्लेड क्यूई को नहीं बढ़ाएगी, लेकिन यह उसके सामने किसी भी हथियार की विशेषताओं को कमजोर कर देगी, अनिवार्य रूप से अन्य सभी हथियार श्रृंखलाओं के खिलाफ एक डिबफ आभा की तरह काम करेगी। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। मेरे पास ये प्रतिभाएं हैं। किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हराने की चिंता क्यों? लिन शेन चुपचाप अपनी खुशी का आनंद ले रहा था, तभी उसने अचानक मूर्ति को बोलते हुए सुना। हथियार रैंकिंग खुल गई है, मंदिर सक्रिय हो गया है, टेलीपोर्टेशन स्टेशन खुल गया है। पूरे ब्रह्मांड से जीव हथियार विरासत को विरासत में लेने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टेशन के माध्यम से स्टार ऑफ आर्म्स में प्रवेश कर सकते हैं। लिन शेन ये खबर सुनकर तुरंत नाखुश हो गया। अब जब वह अकेला था जो विभिन्न राजा प्रतिभाओं और किंग ऑफ ऑल आर्म्स प्रतिभा से लाभ उठा सकता था, तो उन शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली लोगों के मैदान में उतरने के बाद वह अपनी रैंकिंग को बनाए नहीं रख सकता था। रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है? ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अन्य उत्तराधिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता हो, है न? लिन शेन ने पूछा। आपको बस अपने कौशल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और स्कोर का मूल्यांकन उसी के अनुसार किया जाएगा। सबसे अधिक स्कोर वाले को उस श्रृंखला का राजा घोषित किया जाएगा। किंग ऑफ ऑल आर्म्स रैंकिंग लड़ाई साल में एक बार होती है, जिसमें केवल प्रत्येक श्रृंखला के राजा ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र होते हैं। अंतिम विजेता ऑल आर्म्स का राजा बन जाता है और हथियारों की उस श्रृंखला को अतिरिक्त 10% प्रतिभा महारत बोनस मिलता है, मूर्ति ने जवाब दिया। ये राहत की बात है। अच्छा है कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिन शेन ने जवाब सुनकर आह भरी। जब तक उसे लड़ना नहीं पड़ता, वह यहाँ के मूल्यांकन नियमों से बहुत संतुष्ट था। किंग ऑफ ऑल आर्म्स की उपाधि वह इसे 1 साल तक भी इस्तेमाल कर सकता था, और उस समय तक उसे डर था कि उसके पास अब प्रत्येक श्रृंखला का राजा का खिताब नहीं होगा, न ही किंग ऑफ ऑल आर्म्स के लिए लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता होगी। प्रत्येक श्रृंखला के मास्टरी टैलेंट बोनस से लाभ उठाने में सक्षम होना एक मुफ्त सवारी पाने जैसा था, निश्चित रूप से कुछ भी न होने से बेहतर है। रुको, अब जब मैं किंग ऑफ ऑल आर्म्स हूँ तो मेरे पास सभी श्रृंखलाओं की प्रतिभाएं हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मास्टरी टैलेंट को बढ़ा दिया गया है? सामान्य महारत प्रतिभाओं में 10% बोनस शामिल होना चाहिए, लिन शेन ने जल्दी से मूर्ति से पूछा। सही है, मूर्ति ने लिन शेन के विचार की पुष्टि की। तो अगर दूसरे भी सभी श्रृंखलाओं से प्रतिभाएं चुनते हैं और जीतते हैं, तो क्या सभी श्रृंखलाएं अभी भी उन्नत नहीं होंगी? लिन शेन ने आगे पूछा। प्रतिभाओं की पूरी श्रृंखला के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। आप यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति थे। केवल पूरी श्रृंखला को सक्रिय करने के लिए आपको सभी प्रतिभाओं को चुनने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद आने वाला कोई भी प्राणी केवल एक प्रकार की हथियार प्रतिभा चुन पाएगा। मूर्ति के उत्तर ने लिन शेन को अचंभित कर दिया। पता चला, मैं तो बस एक उपकरण था। लिन शेन ने एक उपकरण होने के लाभों के बारे में सोचा और यह काफी मूल्यवान लग रहा था। कम से कम उसके पास पूरी श्रृंखला की हथियार प्रतिभा थी जो किसी और के पास नहीं हो सकती थी। भले ही ये केवल 10% वृद्धि थी, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। एक उपकरण के रूप में लिन शेन कुछ और बार सेवा करने के लिए तैयार था। लिन शेन ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, और चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, उसने मूर्ति को ये देखने देने का फैसला किया कि उसका ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल कितना स्कोर अर्जित कर सकता है। हथियार मास्टर, क्या मैं आपको इस तरह से संबोधित कर सकता हूँ? लिन शेन ने मूर्ति को देखते हुए पूछा। बेशक, मूर्ति ने उत्तर दिया। हथियार मास्टर, मेरे पास एक ब्लेड तकनीक है जिसका मैं आपसे मूल्यांकन करवाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कितने अंक अर्जित कर सकता है? लिन शेन ने अपनी स्क्रैप तलवार निकाली, एक हाथ में ब्लेड और दूसरे में म्यान पकड़ रखा था। शुरू करो। मूर्ति की आवाज़ अभी भी वही ठंडी, भावहीन आवाज़ थी। लिन शेन ने उच्च स्कोर प्राप्त करने की उम्मीद में अपनी पूरी ताकत से अपने ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपने ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल के बारे में काफ़ी आश्वस्त था। आखिरकार यह उसकी अनूठी रचना थी। समान स्तर की ताकत और गति के साथ, यहाँ तक कि टाई ने भी टिप्पणी की थी कि उसके ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल को तोड़ना आसान नहीं था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नवीनतम कहानियाँ पढ़ें। दिव्य छवि को अपनी ब्लेड तकनीक की गहन जटिलताओं को समझने में विफल होने से रोकने के लिए लिन शेन ने ब्लेड क्यूई का उपयोग करते समय इसे चलाने में अपनी पूरी ताकत लगाई, ताकि दिव्य छवि वास्तव में तकनीक के सार को समझ सके।
अपनी ब्लेड तकनीक का एक सेट पूरा करने के बाद लिन शेन ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए पीछे हट गया, जो उसके लिए एक सामान्य स्तर था। हथियार मास्टर, आप मेरी ब्लेड तकनीक को कितने अंक देंगे? लिन शेन ने दिव्य छवि को देखते हुए पूछा। 3.5, दिव्य छवि ने सीधे उत्तर दिया। लगभग उसी समय ब्लेड सीरीज रैंकिंग सूची में ब्लेड किंग फिस्ट गॉड के नाम के बाद 3.5 का संख्यात्मक मान था, जो दर्शाता है कि ब्लेड किंग की ब्लेड तकनीक की रेटिंग 3.5 थी। क्या अधिकतम स्कोर 5 अंक है? लिन शेन ने संदेह से दिव्य छवि को देखते हुए पूछा। नहीं, दिव्य छवि ने लिन शेन के अनुमान को नकार दिया। यदि ये 10 में से है तो मेरी ब्लेड तकनीक केवल 3.5 अंक प्राप्त करती है। क्या ये थोड़ा कम नहीं है? वास्तव में मेरी ब्लेड तकनीक की असली शक्ति इसकी विशेष रूप से अद्वितीय शक्ति में निहित है। लिन शेन ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि 10 में से 3.5 अंक प्राप्त करना बहुत कम लग रहा था। ये 10 में से नहीं है, ये 100 में से है, दिव्य छवि ने कहा, लिन शेन के बोलने से पहले प्रतीक्षा करते हुए। 100 में से, और आप मेरी ब्लेड तकनीक को 3.5 अंक देते हैं? लिन शेन के चेहरे पर पूर्ण अविश्वास व्यक्त हुआ। भले ही ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल सबसे अच्छी न हो, लेकिन इसे केवल 3.5 अंक नहीं मिलने चाहिए। हाँ, दिव्य छवि ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये स्कोर ब्लेड तकनीक की तकनीकी कठिनाई पर आधारित है या शक्ति की ताकत पर? लिन शेन को लगा कि यह ब्लेड तकनीक की तकनीकी कठिनाई पर नहीं, बल्कि ब्लेड चलाने वाले की ताकत पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा उसकी दुर्जेय ब्लेड तकनीक केवल 3.5 अंक कैसे प्राप्त कर सकती थी। स्कोर केवल ब्लेड तकनीक की गुणवत्ता पर आधारित है, दिव्य छवि ने उत्तर दिया, जिससे लिन शेन की आंख का कोना अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। यदि ये केवल कौशल की गुणवत्ता के बारे में था तो उसकी ब्लेड तकनीक को केवल 3.5 अंक कैसे दिए जा सकते थे? लिन शेन समझ नहीं पाए। हालांकि वह दिव्य छवि से बहस करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था और जाने के लिए मुड़ गया। लिन शेन को यह समझ में आ गया था कि इतने कम स्कोर के साथ वह निश्चित रूप से ब्लेड किंग के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार नहीं रख सकता था। अन्य राजशाही की तो बात ही छोड़िए, वे जल्द या बाद में किसी और के होने के लिए बाध्य थे, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। सबलाइट स्टार में लैंग और कई अन्य लोग आरोही प्राणियों की खोज कर रहे थे जब उन्हें अचानक एक छोटी सी काली पत्थर की झोपड़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर एक चिन्ह लटका हुआ था जिस पर लिखा था चियो मंदिर। यहाँ मंदिर क्यों है? लैंग और अन्य आरोही ने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करने का निर्णय लिया और अंदर जाने के लिए दरवाज़ा धक्का दिया। जिस क्षण वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, वे वेदी पर दिव्य छवि को चमकते हुए देखते हैं और फिर बेवजह वे खुद को स्टार ऑफ आर्म्स के मंदिर के अंदर पाते हैं। हालांकि वे जिस मंदिर में पहुंचे थे वह वही नहीं था जिसमें लिन शेन था। लिन शेन की तरह दिव्य छवि ने भी वही शब्द कहे और लैंग और अन्य लोग बहुत खुश हुए, जल्दी से अपनी अपनी श्रृंखलाएं चुनी। लैंग का जीवन आधार वुल्फ फैंग ब्लेड था और उसने ब्लेड श्रृंखला विशेषता चुनी। अपनी विशेषताएं चुनने के बाद वे रैंकिंग सूचियों को देखने के लिए मुड़े और ये देखकर कि उनमें से प्रत्येक पर राजाओं का नाम फिस्ट गॉड था, वे एक दूसरे को भ्रम में देखने लगे। क्या यह आदमी मजाक कर रहा है? सारी रैंकिंग उसकी कैसे है? एक गैलिक व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक टिप्पणी की, रैंकिंग सूची में केवल उसका नाम है, वह यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसने सभी विशेषताओं को कैसे चुना? देखिए, ब्लेड सीरीज रैंकिंग के पीछे स्कोर हैं। यह उसका ब्लेड तकनीक स्कोर होना चाहिए, है न? हाँ, 100 में से, और उसके पास केवल 3.5 अंक हैं। वह ब्लेड तकनीक वास्तव में बहुत खराब होनी चाहिए, दूसरे ने कहा। लैंग ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ब्लेड किंग के रूप में उसकी जगह लेने दो। दिव्य छवि के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद लैंग ने अपने वुल्फफैंग ब्लेड कौशल का प्रदर्शन किया। लैंग को अपनी ब्लेड तकनीक पर पूरा भरोसा था, हालांकि वह सिर्फ एक आरोही था। ये ब्लेड तकनीक रेजर फैंग कबीले के शाही परिवार से आई थी और ये तकनीक पूरे ब्रह्मांड में मान्यता प्राप्त थी। भले ही उसकी महारत पूरी तरह से सही न हो, फिर भी पासिंग ग्रेड पाना संभव होना चाहिए, और अगर पास नहीं भी होता तो कम से कम उसे सिर्फ 3.5 स्कोर वाले किसी नौसिखिए से हारना नहीं चाहिए, है न? अपनी ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद लैंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मूर्ति और लीडरबोर्ड की ओर देखा, लेकिन वह दंग रह गया। अब ब्लेड सीरीज रैंकिंग में केवल वह और फिस्ट गॉड थे, जिसमें से फिस्ट गॉड का स्कोर 3.5 था, जबकि उसका स्कोर सिर्फ 0.1 था। 0.1? क्या कोई गलती हुई है? मेरी ब्लेड तकनीक का स्कोर सिर्फ 0.1 कैसे हो सकता है? लैंग इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका, उसे लगा कि इसमें कोई त्रुटि होनी चाहिए। तुम 0.1 नहीं हो, मूर्ति ने जवाब दिया। मुझे पता था, मेरा वुल्फफैंग ब्लेड स्किल 0.1 कैसे स्कोर कर सकता है, यह एक गलती होगी। मेरा असली स्कोर क्या है? लैंग ने पूछा। मूर्ति ने जवाब दिया, आपका असली स्कोर वास्तव में 0.1 से कम है, लेकिन चूंकि सबसे कम स्कोर 0.1 दिया जा सकता है,
इसलिए यह इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए हम आपको केवल 0.1 का स्कोर दिखा सकते हैं। लैंग और कुछ अन्य लोग चौंक गए। 100 में से ग्रेड वाली प्रणाली में लैंग की निष्पादित ब्लेड तकनीक न्यूनतम मानक को भी पूरा नहीं करती थी। कोई गलती होनी चाहिए, वुल्फफैंग ब्लेड स्किल ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, ये 0.1 से कम कैसे हो सकती है? लैंग ने अविश्वास में कहा। लैंग, जल्दी मत करो, चलो खुद कोशिश करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि स्कोरिंग में कुछ गड़बड़ है या नहीं, उसके बगल में गैलिक व्यक्ति ने कहा। लैंग को लगा कि यह समझ में आता है, इसलिए वह प्रतीक्षा करने के लिए एक तरफ हट गया। गैलिक व्यक्ति ने पंजा श्रृंखला को चुना, अपने जियुक्सुआन पंजा जीवन आधार को बुलाया और फिर सोल चेजिंग लाइफ सीजिंग क्लॉ स्किल का प्रदर्शन किया। जैसा कि सभी ने प्रत्याशा के साथ देखा, उसके नाम के बगल में 0.1 का स्कोर भी दिखाई दिया। मेरे सोल चेजिंग लाइफ सीजिंग क्लॉ स्किल ने केवल 0.1 स्कोर किया, ऐसा लगता है कि स्कोर सही है, स्कोरिंग का मानक बहुत अधिक है, गैलिक व्यक्ति ने टिप्पणी की और फिर अचानक उसने देखा कि उसकी खुद की रैंकिंग मुट्ठी भगवान से आगे निकल गई है, जिससे वह पंजा श्रृंखला में सबसे ऊपर आ गया है। फिर प्रकाश की एक किरण उसके शरीर में प्रवेश करती है, जिससे उसे पंजा राजा प्रतिभा मिलती है। हाँ, मैं पंजा राजा बन गया हूँ। गैलिक व्यक्ति उत्साह से हंसा। अन्य कुछ लोग भी अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रयास करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने ज़्यादातर 0.1 स्कोर किया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य से नए रोमांच का आनंद लें। हालांकि चूंकि लिन शेन के पास अन्य श्रृंखलाओं में कोई अंक नहीं था, इसलिए वे सभी उससे आगे निकल गए और राजा की उपाधि अर्जित की। केवल लैंग ही एक अजीब स्थिति में था, ब्लेड किंग की उपाधि और प्रतिभा प्राप्त करने में विफल रहा। कुछ ग्रहों पर अधिक से अधिक चियू मंदिर खोजे जा रहे थे, धीरे धीरे लोग स्टार ऑफ आर्म्स में टेलीपोर्ट हो रहे थे, लीडरबोर्ड को चुनौती दे रहे थे। लिन शेन, जो पहले ही स्टार ऑफ आर्म्स छोड़ चुका था, उसे लगा कि उसकी प्रतिभाएं फीकी पड़ रही हैं, उसकी राजा प्रतिभाएं एक एक करके गायब हो रही हैं। इन बेकार प्रतिभाओं को नरक में जाने दो, मुझे लगता है कि चली गई, ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी वैसे भी ज़रूरत है। लिन शेन ने खुद को सांत्वना दी, आखिरकार उसके पास अभी भी विभिन्न श्रृंखलाओं की महारत प्रतिभाएं थीं, भले ही वे राजा प्रतिभाओं जितनी शक्तिशाली न हो, लेकिन वे कुछ न होने से बेहतर थीं। वर्तमान में बहुत से लोगों ने स्टार ऑफ आर्म्स में प्रवेश नहीं किया है और कई लीडरबोर्ड बिना दावे के रह गए हैं। हालांकि जो लोग स्टार ऑफ आर्म्स में गए हैं, वे लीडरबोर्ड पर फिस्ट गॉड नामक एक व्यक्ति को जानते हैं, जो सभी रैंकों का दावा करने वाला पहला व्यक्ति है, संभवतः स्टार ऑफ आर्म्स तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। वे काफी हैरान थे, यह मुट्ठी भगवान सभी श्रेणियों से प्रतिभाओं को कैसे चुन सकता है जबकि वे केवल एक ही चुन सकते थे। कुछ लोगों को संदेह था कि मुट्ठी भगवान कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था, बल्कि लीडरबोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया एक नाम था, जो किसी और के प्रवेश न करने पर एक स्थान पर कब्जा करने के लिए था, बस लीडरबोर्ड को खाली होने से बचाने के लिए। अन्यथा मुट्ठी भगवान जैसे नाम का उपयोग क्यों करें? हथियार रैंकिंग में मुट्ठी के लिए एक श्रेणी भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगा। अगर यह सिर्फ एक स्थान पर कब्जा करने के लिए होता तो सभी रैंकिंग में कोई अंक नहीं होना चाहिए। हालांकि मुट्ठी भगवान का ब्लेड तकनीक लीडरबोर्ड पर 3.5 का स्कोर था, जो वर्तमान में सभी लीडरबोर्ड में सबसे अधिक स्कोर है। उस 3.5 के अलावा इस समय 1 से ऊपर का कोई स्कोर भी नहीं है। रैंकिंग में शामिल होने के बाद स्टार ऑफ आर्म्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे कई आरोही स्वाभाविक रूप से मर गए और उनकी रैंकिंग भी गायब हो गई। लिन शेन ने बेवजह कुछ किंग टैलेंट वापस पा लिए, लेकिन कुछ ही समय बाद किंग टैलेंट फिर से गायब हो गए, संभवतः कोई और रैंकिंग में ऊपर चढ़ गया था। चियू मंदिर और स्टार ऑफ आर्म्स की उपस्थिति ने विभिन्न ताकतों का ध्यान जल्दी ही आकर्षित कर लिया। कई शक्तिशाली गुटों ने स्टार ऑफ आर्म्स का पता लगाने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। पहले तो लीडरबोर्ड को चुनौती देने की जल्दी नहीं की। उनके अन्वेषण का परिणाम भयानक था। चियू स्टार पर निर्वाण प्राणियों की संख्या अगणनीय थी, हर जगह दसियों हजार निर्वाण प्राणी दिखाई दे रहे थे। आरोही की तो बात ही छोड़िए, निर्वाण प्राणी भी अगर किसी से टकराते तो अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाते। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि स्टार ऑफ आर्म्स पर कोई अमर प्राणी है या नहीं, क्योंकि अधिकांश अमर प्राणी अनजाने ग्रहों पर जाने का जोखिम नहीं उठाते। नए खोजे गए ग्रहों की खोज अक्सर पायनियर कोर द्वारा की जाती है। ग्रह की स्थिति को समझने के बाद ही अमर प्राणी इसके पक्ष और विपक्ष का मूल्यांकन करेंगे और तय करेंगे कि उन्हें वहां जाना चाहिए या नहीं। अगर वे जल्दबाजी में जाते हैं और उन्हें कुछ नुकसान होता है, तो वे अगली मौत की परीक्षा से बच पाएंगे या नहीं, ये संदिग्ध है। इसके अलावा चूंकि प्रत्येक जाति प्रजाति लीडरबोर्ड पर रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, इसलिए शीर्ष स्तरीय अमर प्राणी भी अभी स्टार ऑफ आर्म्स की ओर नहीं बढ़ेंगे। लिन शेन ने यह भी पाया कि स्टार ऑफ आर्म्स पर बहुत सारे निर्वाण प्राणी थे। हजारों कांस्य तलवार सैनिकों का सामना करना, एक आरोही के रूप में तो छोड़ ही दें, एक शीर्ष निर्वाण कल्टीवेटर के लिए भी उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। भागना ही एकमात्र विकल्प था। इसलिए उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद लिन शेन ने स्टार ऑफ आर्म्स को छोड़ दिया, उस पर निर्वाण प्राणियों की तलाश जारी नहीं रखी।
सुंदर, क्या तुम देख सकती हो कि यह चीज़ किसी काम की है? जब तियानजुन के पास कुछ समय था तो लिनशेन ने कोर ऑफ लाइफ को निकाला और तियानजुन को सौंप दिया। ये जानना चाहता था कि चांगहेन डोंगली के स्पिरिट बेस का क्या उपयोग है। तियानजुन ने कोर ऑफ लाइफ लिया और इसे सक्रिय किया, जल्दी से कोर ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी को समझ लिया। यह एक उत्परिवर्ती गुणवत्ता निर्वाण आध्यात्मिक आधार है जिसमें जीवन को बदलने की क्षमता है। ये जीवन की जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है या इन रिकॉर्ड का उपयोग जीवन रूप में बदलने के लिए कर सकता है, जो मोटे तौर पर क्लोनिंग या डोपेलगैंगर के बराबर है, तियानजुन ने समझाया। हालांकि ये वास्तव में क्लोन नहीं है, क्योंकि यह जीवन रूप अभी भी आपके नियंत्रण में है और इसमें स्वतंत्र चेतना का अभाव है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही खास कार्य है, यह मूल शरीर को क्षति को अवशोषित करने में मदद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, आपके शरीर को होने वाली क्षति इसमें स्थानांतरित हो जाएगी, जो तब तक बनी रहेगी जब तक कि यह क्लोन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। तो आपका मतलब है कि जब तक क्लोन नष्ट नहीं हो जाता तब तक मूल शरीर अनिवार्य रूप से अजेय है। लिनशेन, हालांकि इतना अनुमान लगा चुके थे, फिर भी बहुत खुश थे। कोर ऑफ लाइफ का होना एक ऐसे डोपेलगैंगर के होने जैसा था जो उसके लिए क्षति सहन कर सकता था, और इस डोपेलगैंगर में उसके जैसी ही क्षमताएं थीं। वास्तव में, लेकिन मूल शरीर में अभी भी एक कमजोरी है। जब भी कोई क्लोन बनाया जाता है तो मूल शरीर पर एक यादृच्छिक कमजोरी दिखाई देती है। यदि मूल शरीर को इस कमजोर बिंदु पर मारा जाता है तो नुकसान डोपेलगैंगर को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको अभी भी सतर्क रहना चाहिए। सौभाग्य से, प्रत्येक क्लोन के साथ कमजोरी का स्थान बदल जाता है, इसलिए इस बात की चिंता कम होती है कि कोई इसे खोज लेगा और इसका फायदा उठाएगा, तियानजुन ने स्पष्ट किया। लिनशेन को तब एहसास हुआ कि चांगहेन डोंगली को इतना आश्चर्य क्यों हुआ जब उसने उसके कमजोर बिंदु पर हमला किया और उसे मार डाला। कमजोर बिंदुओं को बाहरी लोगों के लिए जानना असंभव था, यादृच्छिक तो छोड़िए। अगर लिनशेन के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने की क्षमता नहीं होती तो एक ही वार में महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार करना लगभग असंभव होता। अगर पहले वार ने चांगहेन डोंगली को नहीं मारा होता तो लिनशेन के पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। ये स्पिरिट बेस वाकई बहुत अच्छा है, इसे रख लो और अभी के लिए इसका इस्तेमाल करो। लिनशेन ने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया था, इसलिए वह खुद इस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इसे तियानजुन को देने से उसके लिए नए क्षेत्रों में जाना कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ स्पिरिट बेस ब्रह्मांड में दूसरा मिलना मुश्किल हो सकता है, और यह एक जीवन रक्षक कलाकृति है। क्या तुम सच में इसे छोड़ने को तैयार हो? तियानजुन ने लिनशेन से चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा है, हम एक ही हैं, इसमें इच्छा या अनिच्छा का कोई सवाल ही नहीं है, लिनशेन ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ विवेक है। तियानजुन ने लिनशेन को एक कार्ड दिया और कहा, मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास सर्वोच्च भूमि उपलब्ध है और तुम सेलेस्टियल रेस के भीतर अधिकांश बेस म्यूटेशन भूमि का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम अभी भी इस बेस म्यूटेशन भूमि को एक संदर्भ और विकल्प के रूप में विचार करना चाह सकते हो। हालांकि यह बेस म्यूटेशन भूमि का सबसे निम्न ग्रेड है, मेरा मानना है कि इसका मूल्य सर्वोच्च भूमि से कम नहीं है। बेस म्यूटेशन भूमि का सबसे निम्न ग्रेड। लिनशेन ने कार्ड लिया और देखा कि इसमें 3 अक्षरों में ताओयुआन स्टार लिखा हुआ था। हाँ, सबसे निचला स्तर। यदि आप वहां निर्वाण प्राप्त करते हैं तो आप बेस म्यूटेशन स्तर पर गिर जाएंगे और फिर आपको फिर से साधना करनी होगी। आप बिना किसी बाधा के निर्वाण बन पाएंगे। स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया आरोही भूमि या निर्वाण भूमि का उपयोग करने की तुलना में बहुत अधिक परेशानी वाली होगी, लेकिन इसके अपने लाभ भी हैं। तियानजुन ने समझाना जारी रखा, पहला लाभ यह है कि आपको निर्वाण के विफल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस निम्न स्तरीय बेस म्यूटेशन भूमि में चाहे आप कितनी भी बार निर्वाण प्राप्त करें, गैर मानव बनने की संभावना बहुत कम है। दूसरा लाभ यह है कि उस बेस म्यूटेशन भूमि की विशेषता बहुत खास है। यदि आप वहां निर्वाण पूरा कर सकते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त निर्वाण विशेषताएं बहुत उपयोगी होंगी। उपयोगी किस तरह की रेटिंग है? लिनशेन को उपयोगी शब्द समझ में नहीं आया। चीजें या तो मजबूत थीं या कमजोर, उन्हें सिर्फ उपयोगी कैसे कहा जा सकता है? वहां निर्वाण से गुजरते हुए आपको निर्वाण विशेषताएं मिलेंगी जिन्हें राक्षसी डोमेन पावर के नाम से जाना जाता है। राक्षसी डोमेन पावर का उपयोग करके आप एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जहां ज्यादातर शारीरिक हमले आपके खिलाफ अप्रभावी होते हैं, जबकि आपके अपने हमले दूसरों के खिलाफ प्रभावी रहते हैं। मुझे बताओ, क्या ये निर्वाण गुण अत्यंत उपयोगी नहीं है? तियानजुन ने समझाया। ये राक्षसी डोमेन शक्ति मुझे भूत में बदलने जैसी क्यों लगती है? लिनशेन ने सोचा। आपका वर्णन उपयुक्त है, ये वास्तव में कुछ हद तक समान है, तियानजुन ने हंसते हुए कहा। राक्षसी डोमेन शक्ति वास्तव में उपयोगी लगती है, लेकिन निर्वाण की शक्ति राक्षसी डोमेन अवस्था में किसी पर हमला करने में सक्षम होनी चाहिए, है न? लिनशेन ने पूछा।
ये संभव है, लेकिन जब तक आपके पास ऐसा गुण न हो जो इसे दबा दे, साधारण निर्वाण की शक्ति को राक्षसी डोमेन शक्ति को दूर करने में कठिनाई होगी। तियानजुन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। तो ये वास्तव में काफ़ी फायदेमंद लगता है। राक्षसी डोमेन शक्ति के साथ किसी को जीवन आधार या शारीरिक हमलों का उपयोग करने वाले प्रतिद्वंद्वी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी, निर्वाण की शक्ति से निपटना ही काफ़ी होगा। लिन शेन ने सोचा और महसूस किया कि इस शक्ति में वाकई कुछ है। राक्षसी डोमेन शक्ति अमर शक्ति के खिलाफ भी प्रभावी है, तियानजुन ने लिन शेन को पूरी तरह से चकित करते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि अमर कानून राक्षसी डोमेन अवस्था में किसी को प्रभावित नहीं कर सकते? लिन शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। सिद्धांत रूप में, जब तक कोई ऐसा कानून न हो जो राक्षसी डोमेन शक्ति को दबा सके, साधारण कानून राक्षसी डोमेन अवस्था में किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। लिन शेन इस बार वास्तव में चौंक गए। तो राक्षसी डोमेन की यह शक्ति वास्तव में मजबूत है। यह मजबूत है, लेकिन इसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। निर्वाण की कुछ शक्तियां हैं जो इसे रोक सकती हैं, और एक बार रोक दिए जाने के बाद ये बेकार हो जाती है। इसके अलावा राक्षसी डोमेन शक्ति की विनाशकारी शक्ति अपेक्षाकृत कम है, आक्रामक शक्ति के मामले में विशेष रूप से मजबूत नहीं है। तियानजुन ने राक्षसी डोमेन शक्ति के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। कोई भी निर्वाण गुण संयमित हो सकता है, यह इतना आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन कम विनाशकारी शक्ति, ये थोड़ा समस्याग्रस्त है, लिन शेन ने सोचा। तियानजुन ने हंसते हुए कहा, आप अपना केक नहीं खा सकते और उसे भी नहीं रख सकते। इसमें समझौता करना होगा। यह आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। मैं इसके बारे में और सोचूंगा। वास्तव में, मैं कुछ हद तक दोहरी निर्वाण पद्धति का उपयोग करने के लिए इच्छुक हूं। लिन शेन ने तियानजुन के साथ अपने विचार साझा किए। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। तियानजुन ये सुनकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ। क्या आप दोहरी निर्वाण पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं जहां माइनर और मेजर दोनों निर्वाण एक साथ किए जाते हैं? क्या आपको ये लाइब्रेरी नंबर 1 में मिला? हाँ, क्या आपने भी इसे देखा है? लिन शेन को आश्चर्य नहीं हुआ। तियानजुन की स्थिति को देखते हुए उसके लिए द्वैत निर्वाण विधि के बारे में जानना सामान्य बात थी। मैंने इसे खुद नहीं देखा है, केवल उन लोगों ने देखा है जिन्होंने द्वैत निर्वाण विधि की कोशिश की है, तियानजुन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्या किसी ने वास्तव में इस विधि से सफलता प्राप्त की है? वह कौन था? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। स्वर्गीय जाति का नंबर 1 विशेषज्ञ, तियानजुन ने धीरे से कहा। स्वर्गीय न्यायालय का डीन, एनयी। ये सुनकर लिन शेन और भी उत्साहित हो गया। स्वर्गीय जाति के नंबर 1 विशेषज्ञ, एनयी ने भी द्वैत निर्वाण पद्धति का उपयोग किया था, जिससे पता चलता है कि यह कितनी दुर्जय थी। ये भी संभव था कि एनयी का शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में दर्जा द्वैत निर्वाण पद्धति का उपयोग करने के कारण था। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन शेन द्वैत निर्वाण पद्धति के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करने के लिए और भी अधिक इच्छुक हो गया। बहुत जल्दी उत्साहित मत हो जाओ। हमारी दिव्य जाति में केवल एनयी ने द्वैत निर्वाण पद्धति से सफलता प्राप्त की है। उसके बाद कई असाधारण प्रतिभाएं और महान परिवारों के वंशज भी इस पद्धति का उपयोग करके निर्वाण का प्रयास करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी तैयारियां की जो आम लोगों के लिए लगभग अकल्पनीय थीं, और बिना किसी अपवाद के वे सभी असफल हो गए। तियानजुन ने लिन शेन से गंभीरता से कहा, यदि आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको कुछ गैर मानव बनने के लिए तैयार रहना होगा। पूरी दिव्य जाति में केवल 1.5 व्यक्ति ही हैं जो वास्तव में द्वैत निर्वाण में सफल हुए हैं। क्या आपने नहीं कहा कि केवल एनयी ही सफल हुए? कैसे आधा दूसरा व्यक्ति है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि एक व्यक्ति आधे रास्ते में सफल हुआ, लेकिन दूसरा आधा नहीं, तियानजुन ने अपनी इच्छा से कहा। द्वैत निर्वाण पद्धति का उपयोग करने के बाद वह गैर मानव बन गया। वह केवल कुछ विशेष कारणों से अपनी चेतना बनाए रखता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया है। वह व्यक्ति कौन है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। तियानशिन के पिता, मेरे बड़े भाई, तियान परिवार के वर्तमान परिवार के मुखिया तियानजुए, तियानजुन ने धीरे से कहा। हालांकि वह अभी भी अपनी चेतना बनाए हुए है, उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया है, जिसका उसके दिमाग पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। हाल के वर्षों में मेरे भाई ने कम प्रोफाइल रखा है, अब शायद ही कभी कबीले के मामलों में खुद को शामिल करता है, और शायद ही कभी बाहरी लोगों के साथ बातचीत करता है। फिर भी मैं महसूस कर सकता हूं कि उसकी भावनाएं अधिक से अधिक अलग होती जा रही हैं। मुझे खेद है। लिन शेन को इस बारे में पता नहीं था और उसने कुछ अपराधबोध के साथ माफ़ी मांगी। वह और मैं सौतेले भाई हैं और हम कभी करीब नहीं थे, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तियानशिन मेरे करीब है, और अगर वह पूरी तरह से गैर मानव बन जाता है तो उसके बाद तियानशिन का जीवन शायद मुश्किल हो जाएगा। तियानजुन ने आह भरी। तियानजुए एक ऐसा व्यक्ति था, मेरी प्रतिभा उसकी तुलना में कहीं नहीं है। एक बार तियानशु में एक युग की सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में सम्मानित, वह भी सफल नहीं हुआ। यदि आप उस रास्ते पर चलने पर जोर देते हैं तो इस पर ध्यान से सोचें। यदि आप इससे बच सकते हैं तो उस रास्ते पर न जाना सबसे अच्छा है।
यदि यह बिल्कुल आवश्यक है तो मैं केवल आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से और अधिक सामग्री का आनंद लें। तियानजुन ने लिन शेन को सलाह दी कि वह जल्दबाजी न करे, अगर कोई मौका होता तो वह लिन शेन को पहले तियानजुए से मिलने की व्यवस्था करती। चाहे वह उस रास्ते पर चलना चाहे या नहीं, तियानजुए के अनुभवों और अंतर्दृष्टि को सुनना मददगार हो सकता है। हालांकि तियानजुए आसानी से लोगों से नहीं मिलती थी, उसे व्यवस्था करने के लिए समय चाहिए था। लिन शेन भी जल्दी में नहीं था, उसका जीवन आधार अब डुअल 9 पर था, डुअल 10 से बस थोड़ा पीछे, और उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि डुअल निर्वाण के रास्ते पर चलना है या नहीं। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार ऑफ आर्म्स में प्रवेश करते गए, लिन शेन की विभिन्न राजा उपाधियां और प्रतिभाएं छीन ली गईं। अब केवल एक ही बची थी, ब्लेड किंग की उपाधि। उसने ब्लेड किंग की उपाधि रखने की उम्मीद नहीं की थी, ये सोचकर कि उसकी 3.5 रेटिंग जल्द ही पार हो जाएगी। एक श्रेणी के रूप में ब्लेड लोकप्रिय था, ऐसे बहुत से लोग थे जो ब्लेड तकनीक का अभ्यास करते थे, और उतनी ही संख्या में प्रसिद्ध ब्लेड तकनीकें भी थीं, जिसके परिणामस्वरूप ब्लेड किंग की उपाधि के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई। लिन शेन अपनी सोच में गलत नहीं थे, बहुत से लोगों ने ब्लेड किंग की उपाधि के लिए चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें विभिन्न शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों के बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति भी शामिल थे। फिर भी अब तक लिन शेन के अलावा ब्लेड तकनीक में किसी और ने सबसे अधिक 2.9 अंक प्राप्त किए थे, जो 3 अंक भी हासिल नहीं कर पाए थे। वास्तव में सभी हथियार लीडरबोर्ड में केवल कुछ ही ऐसे थे जो 3 अंक से आगे निकल पाए थे, सभी लीडरबोर्ड में 3.5 उच्चतम स्कोर रहा। टाइगर कबीले का शाही सितारा। बड़े भाई, अवसर आ गया है। शाकियानचो ने पिछवाड़े में जल्दी से जाकर शाकियानपो को देखा, जो ध्यान कर रहे थे, और उत्साह से बोले, कौन सा अवसर आ गया है? शाकियानपो ने शाकियानचो की चिंतित उपस्थिति को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, बड़े भाई, तुम्हें नहीं पता, ब्रह्मांड में हाल ही में एक नया ग्रह खोजा गया है, इसे स्टार ऑफ आर्म्स कहा जाता है। शाकियानचो ने स्टार ऑफ आर्म्स और लीडरबोर्ड के बारे में विवरण सुनाया। ये वाकई दिलचस्प है, शाकियानपो ने आंखें नीची करके विचार करते हुए कहा। बड़े भाई, अगर आपके द्वारा बनाई गई टाइगर सोल ब्लेड तकनीक सूची में शामिल हो जाती है तो यह निश्चित रूप से ब्लेड किंग का स्थान ले सकती है, शाकियानचो ने कहा। मैंने ये ब्लेड तकनीक वास्तविक युद्ध के लिए बनाई है, न कि प्रसिद्धि और लाभ के लिए, शाकियानपो ने खारिज करते हुए कहा। आपका लीडरबोर्ड में शामिल होना सिर्फ प्रसिद्धि के बारे में नहीं है। अब पूरे ब्रह्मांड के ब्लेड मास्टर अपनी तकनीकों के साथ रैंक प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें भव्य और शक्तिशाली कुलों के गर्वित वंशज शामिल हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि टाइगर सोल ब्लेड तकनीक उन प्रसिद्ध शीर्ष स्तरीय ब्लेड तकनीकों की तुलना में कैसी है, तो ये भी एक अवसर है। आमतौर पर अधिकांश लोग आपकी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और आप वास्तव में उन व्यक्तियों के खिलाफ जान और अंग जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। लीडरबोर्ड आपके कौशल को सत्यापित करने का एक शानदार मौका है, शाकियानचो ने कहा। आपने सही कहा, शाकियानपो ने कहा। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसकी बदनामी बहुत ज्यादा थी, और उसकी ब्लेड तकनीक बहुत क्रूर थी। जब उसने दूसरों को चुनौती दी तो कोई भी स्वीकार नहीं करता था, और आमतौर पर वह केवल दूसरी दुनिया के प्राणियों पर ही अपने ब्लेड से अभ्यास कर सकता था। वह भी जानना चाहता था कि उसने जो ब्लेड तकनीक बनाई है वह अन्य जातियों की उन शीर्ष स्तरीय तकनीकों की तुलना में कितनी मजबूत है। बड़े भाई, संकोच न करें, चलो अब चलते हैं। ब्रह्मांड में वर्तमान में 16 ज्ञात टेलीपोर्टेशन एरे हैं जो हमें स्टार ऑफ आर्म्स तक भेज सकते हैं, और हम गेट स्टार के माध्यम से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। वहां पहुंचने के लिए केवल 2 टेलीपोर्ट की आवश्यकता है। शाकियानचो ने वह मार्ग बताया जिस पर उसने पहले से विचार किया था। गेट स्टार ग्रह पर पहले से ही काफी हलचल थी, और जब से चियू मंदिर, जो स्टार ऑफ आर्म्स तक परिवहन प्रदान करता था, की खोज की गई थी, गेट स्टार पर टेलीपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। गेटे के स्टार लॉर्ड के पास गेट स्टार पर विभिन्न जातियों से आने वाले शक्तिशाली प्राणियों के कारण होने वाली अराजकता को रोकने के लिए चियू मंदिर का सख्ती से प्रबंधन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टार ऑफ आर्म्स पर टेलीपोर्ट करने के इच्छुक विभिन्न जातियों के लोग छोटे मंदिर के सामने लाइन में खड़े थे, कई पंक्तियों में मीलों तक कतारें लगी हुई थीं। ये पहले से ही गेटे के स्टार लॉर्ड द्वारा प्रतिबंधों को लागू करने के साथ था, अन्यथा और भी अधिक आ गए होते। बहुत से लोग जो स्टार ऑफ आर्म्स में टेलीपोर्ट करते हैं वे ऐसा नई भूमि की खोज करने या किसी जीव का शिकार करने के लिए नहीं करते हैं, वे बस ये देखना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में उनके सर्वोत्तम कौशल किस रैंक पर हैं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात एक प्रतिभा में महारत हासिल करना था। जब शाकियानचो और शाकियानपो प्रकट हुए तो उन्हें तुरंत दूसरों ने पहचान लिया। टाइगर कबीला अपने आप में शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में से एक है, जो वास्तव में सेलेस्टियल जाति से भी ऊपर रैंक करता है, और शाकियानपो की भी एक कुख्यात प्रतिष्ठा थी। उनकी प्रसिद्धि शायद DS बड़ी ई जितनी प्रसिद्ध नहीं रही होगी, लेकिन अगर किसी को मौत की लड़ाई के लिए उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो संभावना है कि ज्यादा लोग शाकियानपो की तुलना में DS बड़ी ई को चुनेंगे।
टाइगर कबीले के शाही परिवार में जन्मे शा कियानपो एक प्राकृतिक आरोही थे। मात्र 4 वर्ष की आयु में ही उन्होंने निर्वाण स्तर आधारित परिवर्तन स्थल का उपयोग करके निर्वाण प्राप्त कर लिया था। कोई कह सकता है कि शा कियानपो निर्वाण भूमि में पले बड़े थे और कोई नहीं जानता था कि उन्होंने कितनी बार निर्वाण प्राप्त किया था। जिस चीज़ ने शा कियानपो की प्रसिद्धि को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया वह 7 साल पहले हुई 100 कबीले टकराव की घटना थी। टाइगर कबीले के एक मास्टर फोर्जर ने टाइगर सोल ब्लेड तैयार किया था और एक चुनौती क्षेत्र स्थापित किया था जिसमें ब्रह्मांड की सभी जातियों के युवा ब्लेड अभ्यासियों को ब्लेड के लिए लड़ने की अनुमति दी गई थी। टाइगर कबीले के तहत 100 से अधिक प्रमुख कुलों में ब्लेड तकनीक के मास्टर युद्ध में शामिल हुए थे। आखिरकार टाइगर कबीला ब्लेड के साथ अपने कौशल के लिए जाना जाता था और उनके पास कई मजबूत ब्लेड अभ्यासी थे। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि चुनौती 100 कुलों के बीच एक घूर्णन युद्ध में बदल जाएगी। शा कियानपो चुनौती के लिए सबसे पहले आगे आए। वह रिंग के सबसे पहले और अंततः अंतिम रक्षक थे। जिन लोगों ने उसे चुनौती देना शुरू किया वे टाइगर कबीले के अपने रैंकों से ब्लेड तकनीक के मास्टर थे। अंत में अन्य शक्तिशाली कॉस्मिक रेस के ब्लेड प्रैक्टिशनर भी झुंड में आ गए, फिर भी कोई भी शा कियानपो को हरा नहीं सका। जब तक फीनिक्स कबीले के एक ब्लेड वाइल्डर फैंग तियानलिंग को हराया नहीं गया तब तक किसी और ने शा कियानपो को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और टाइगर सोल ब्लेड आखिरकार उसका हो गया। शा कियानपो से पहले फैंग तियानलिंग को अमर स्तर से नीचे के बेजोड़ ब्लेड उपयोगकर्ता के रूप में जाना जाता था, लेकिन उस लड़ाई में फैंग तियानलिंग हार गया। केवल मामूली अंतर से हारने के बावजूद हार फिर भी हार थी और उसका सिर भी कट गया। इस प्रकार दुनिया ने अमर स्तर से नीचे के अपने बेजोड़ ब्लेड उपयोगकर्ता को खो दिया। इसलिए जब किसी ने शा कियानपो को पहचाना तो वे सभी उत्साहित हो गए। शा कियानपो यहाँ है, ब्लेड किंग का पद आखिरकार हाथ बदलने वाला है। आखिरकार रैंकिंग को चुनौती देने के लिए एक वास्तविक शीर्ष स्तरीय पावरहाउस आ गया है। लीडरबोर्ड शायद और भी अधिक तीव्र होने जा रहा है। कौन जानता है कि वह मुट्ठी भगवान वास्तव में कौन है जिसने इतने लंबे समय तक ब्लेड किंग की स्थिति को बनाए रखा है। लेकिन शा कियानपो के आने के साथ 3.5 का स्कोर निश्चित रूप से इसे कम नहीं करेगा। स्कोरिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये स्पष्ट रूप से 100 पॉइंट सिस्टम पर आधारित है, तो अब उच्चतम स्कोर केवल 3.5 क्यों है? ये वास्तव में अजीब है। भले ही अभी तक किसी शीर्ष स्तरीय पावरहाउस ने भाग नहीं लिया है, लेकिन जिन कौशलों को रेट किया जा रहा है उनमें प्रमुख कुलों की गुप्त तकनीकें हैं। उनके स्कोर संभवतः इतने कम नहीं हो सकते, है न? मुझे आश्चर्य है कि शा कियानपो की ब्लेड तकनीक को कितने अंक मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसे कम से कम 10 अंकों से ऊपर होना चाहिए। इसे कितने अंक मिल सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से 3.5 अंकों से अधिक होने वाला है। शा कियानपो भाव शून्य कतार में खड़ा हो गया, जबकि शा कियानचो अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर खुद को प्रसन्न महसूस किए बिना नहीं रह सका। बड़ा भाई वास्तव में बड़ा भाई है, उसका कौशल पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। जैसे ही शा कियानचो गर्व महसूस कर रहा था उसने एक असंगत आवाज़ सुनी। ब्रह्मांड में कई मजबूत व्यक्ति हैं और उनमें से किसी ने भी उससे ऊपर स्कोर नहीं किया है। 3.5 अंक, क्या शा कियानपो इस स्कोर को पार कर सकता है? यह अभी भी अनिश्चितता है। आवाज़ के स्रोत की तलाश करते हुए शा कियानचो ने मुड़कर देखा और पाया कि यह ईविल ड्रैगन कबीले से ईविल कियानचुन था। शा कियानचो ने स्वाभाविक रूप से ईविल कियानचुन को पहचान लिया, क्योंकि उसने एक बार उसके साथ सुप्रीम अकेडमी के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। परिणामस्वरूप ईविल कियानचुन को भर्ती कर लिया गया, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। हालांकि शा कियानचो के भर्ती न होने का मतलब यह नहीं था कि उसमें योग्यता की कमी थी, बल्कि यह कि वह वास्तव में बदकिस्मत था और मुसीबत मोल लेने की प्रवृत्ति रखता था। भले ही वह परीक्षा देने के लिए वहां गया था, लेकिन शा कियानचो खुद को मुसीबत से दूर नहीं रख सका। परीक्षा से एक दिन पहले वह विदेशी प्राणियों का शिकार करने के लिए चोंगगांव स्टार पर एक संसाधन ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गया और घायल हो गया। परीक्षा के दौरान वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका और सीधे बाहर हो गया। ईविल कियानचुन और शा कियानचो दोनों दोस्त और दुश्मन थे जो लड़ाई के माध्यम से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि उन्होंने बाद में लड़ना बंद कर दिया, फिर भी उन्हें हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता महसूस हुई। दोनों सुप्रीम अकेडमी की परीक्षा देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन शा कियानचो पास नहीं हुआ और इसके लिए वह अक्सर दुष्ट कियानचुन के उपहास का पात्र बनता था। जब शा कियानचो ने मुड़कर उसे देखा तो वह समझ गया कि वह बदमाश जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ब्रह्मांड मजबूत व्यक्तियों से भरा हुआ है और सुप्रीम अकेडमी फसल की क्रीम है, तो कोई भी 3.5 से ऊपर स्कोर कैसे नहीं कर सकता। ओह, अब मुझे याद आया, एक अफवाह है कि अकादमी के सबसे मजबूत डीएस बड़ी ई को किसी ने धमकाया था और वह एक उंगली भी नहीं रोक सका। शा कियानचो ने दया का दिखावा करते हुए कहा, ओह प्रिय, अकादमी का शीर्ष छात्र इतनी बुरी तरह से हार गया, यह एक नाटक रहा होगा, है ना? क्या सुप्रीम अकेडमी अब अभिनय सिखाती है? अफवाहें ऐसी ही होती हैं, जैसे जैसे फैलती हैं बदलती जाती हैं।
अब सुप्रीम अकेडमी से जो संदेश फैला है उसके कई संस्करण हैं, जिनमें से एक ये है कि लिन शेन ने एक उंगली से डीएस बड़ी को चौंका दिया। शा कियानचो को भी पता था कि ये अफवाहें विश्वसनीय नहीं थीं, लेकिन उसने जानबूझकर इस पर चर्चा करने के लिए चुना ताकि दुष्ट कियानचुन को घृणा हो। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से दुष्ट कियानचुन ने शा कियानचो से बहस नहीं की, बल्कि केवल इतना कहा, लिन शेन दिव्य जाति के नेता हैं, एक असाधारण व्यक्ति हैं, उनसे हारना कोई अपमान नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि वे लिन शेन से हार जाएं, लेकिन उनके पास मौका भी नहीं है। हम हारने के आदी नहीं हैं, लेकिन अगर सुप्रीम अकेडमी से आने वाले लोग हारना पसंद करते हैं तो उन्हें हारने दें। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। शा कियानचो को शा कियानपो पर पूरा भरोसा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि शा कियानपो का ब्लेड तकनीक स्कोर 3.5 से कम होगा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, ईविल कियानचुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। ईविल कियानचुन, जो लाइन में आगे था, चियू मंदिर में प्रवेश किया और शा कियानचो से पहले स्टार ऑफ आर्म्स में टेलीपोर्ट हो गया। स्टार ऑफ आर्म्स पर कई बड़े चियू मंदिर हैं और प्रत्येक छोटा मंदिर एक अलग चियू मंदिर से मेल खाता है, जिसमें एक ही छोटे मंदिर से टेलीपोर्ट किए गए लोग उसी चियू मंदिर में पहुंचते हैं। अपने ब्लेड टैलेंट का चयन करने के बाद ईविल कियानचुन ने रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जल्दी नहीं की, बल्कि शा कियानचो और शा कियानपो के आने का इंतजार करना चुना। काफ़ी देर बाद में रैंक किए गए दोनों लोग आ गए। शा कियानचो और शा कियानपो दोनों ने ब्लेड टैलेंट चुना और अपना चयन करने के बाद शा कियानपो ने सीधे अपने पास आने का विकल्प चुना। मंदिर की मूर्ति ने उसकी ब्लेड तकनीक को स्को किया। आगे वाले लोग पहले से ही जानते थे कि शा कियानपो रैंकिंग को चुनौती देने का लक्ष्य बना रहा था, इसलिए किसी ने भी उससे इस पर लड़ने की कोशिश नहीं की। सभी ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि वह कितने अंक स्कोर करेगा और क्या वह फिस्ट गॉड के 3.5 के स्कोर को पार कर सकता है। शा कियानपो ने शा कियानचो से सौंपे गए ब्लेड को लिया और अपनी ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके शुरुआती रुख के साथ ही देखने वालों को एक जानलेवा आभा महसूस हुई, मानो उन्हें भ्रम हो कि शा कियानपो के हाथ में मौजूद ब्लेड उन्हें काट रहा है। कमज़ोर इच्छाशक्ति वाले कुछ व्यक्ति अनजाने में पीछे हटने लगे। जैसे जैसे शा कियानपो की ब्लेड तकनीक सामने आई, घातक खतरे की आभा प्रत्येक प्रहार के साथ मजबूत होती गई, जो एक घातक हमले का आभास देती थी। अपनी तकनीक का प्रदर्शन करके वह दर्शकों की ओर खूनी बदबू की अनुभूति पैदा करने में कामयाब रहा। हालांकि दुष्ट कियानचुन शा कियानचो के साथ नहीं मिल पाया, लेकिन शा कियानपो की ब्लेड तकनीक को देखकर वह अंदर से घबरा गया। शा कियानपो की ब्लेड तकनीक अविश्वसनीय रूप से जानलेवा है। सिर्फ इसकी आभा ही औसत व्यक्ति की लड़ने की इच्छा को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय शा कियानपो अकेले ही ब्लेड के कई मास्टर्स से रोटेटिंग बैटल को रोक सकता था। अगर मैं कुछ साल पहले पैदा हुआ होता और उन द्वंद्वों में भाग लेता तो शायद मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि मैं उस कमीने शा कियानचो से वाकई मात खा गया हूँ। इससे कोई नहीं बच सकता। कौन उम्मीद करेगा कि उसका इतना दुर्जय बड़ा भाई होगा। ऐसी ब्लेड तकनीक के साथ निश्चित रूप से उसे 3.5 से ज़्यादा अंक मिलने चाहिए। शा कियानपो द्वारा अपनी ब्लेड तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद देखने वालों के दिल और रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और कई लोगों का मानना था कि ऐसी भयानक तलवारबाजी पहले स्थान पर कब्जा करने के लिए बाध्य थी। हालांकि जब रैंकिंग बोर्ड पर स्कोर दिखाई दिए तो सभी अचंभित रह गए। शा कियानपो का नाम ब्लेड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आया। उनके पीछे सिर्फ 2.9 का स्कोर था, जो अप्रत्याशित रूप से 3 अंक तक पहुंचने से चूक गया। शीर्ष पर मौजूद फिस्ट गॉड को पीछे छोड़ना तो दूर की बात है। असंभव, ऐसी ब्लेड तकनीक को सिर्फ 2.9 का स्कोर कैसे मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। उस भयानक ब्लेड तकनीक को सिर्फ 2.9 अंक मिले तो फिस्ट गॉड की तकनीक कितनी मजबूत है, जिसने 3.5 अंक हासिल किए। मैं वास्तव में अपनी आंखों से फिस्ट गॉड की ब्लेड तकनीक देखना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? फिस्ट गॉड नाम निश्चित रूप से एक छद्म नाम है, लेकिन चूंकि वह फिस्ट गॉड नाम का उपयोग कर रहा है, इसलिए ये दर्शाता है कि उसे अपने मुक्का मारने के कौशल पर बहुत भरोसा होना चाहिए, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी होना चाहिए। अगर यह सच है तो ब्लेड तकनीक शायद उसका सबसे मजबूत सूट भी नहीं है, और फिर भी वह अभी भी ब्लेड किंग की सीट पर काबिज है। ये बहुत ही अपमानजनक है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और रोमांच का अन्वेषण करें। आपके शब्द समझ में आते हैं। ये केवल अफसोस की बात है कि इस 100 आर्म्स रैंकिंग में हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए कोई रैंकिंग नहीं है। अन्यथा हम जान सकते थे कि फिस्ट गॉड की मार्शल आर्ट वास्तव में कितनी गहन है। सबको ऐसा लगा जैसे खून से लथपथ और तूफान लेकर एक खूंखार बाघ उन पर टूट पड़ा है, उन्हें चीरने के लिए तैयार। तलवार की गति की तीव्रता चौंका देने वाली थी। पोह! एक दर्शक अचानक कुछ कदम पीछे हट गया। उसके पीछे कोई व्यक्ति टकराया। उसके मुंह से ताज़ा खून निकल रहा था। उसका चेहरा राख हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अपनी सीमा तक उभरी हुई थीं। वह स्थिर रूप से आसमान की ओर देख रहा था। ये व्यक्ति मर चुका है। वह मौत से डर गया था।
भीड़ बहुत हैरान थी। शा कियानपो की तलवार की गति की तीव्रता इस स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी तलवार की गति ही किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकती है। शा कियानचे की ब्लेड तकनीक बहुत ही भयंकर है, इतनी ताकतवर कि आम लोग भी उसके ब्लेड कौशल की तुलना नहीं कर सकते। उसके सामने खड़े होना तो दूर की बात है, उसके पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसी ब्लेड तकनीकों के साथ वह निश्चित रूप से दुनिया में सबसे ऊपर है। लोग हैरान और प्रशंसा करने वाले दोनों थे, और यहाँ तक कि दुष्ट कियानचुन भी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। एक ब्लेड में साहस होता है, एक बाघ में आत्मा होती है। एक के पास होना पहले से ही मनुष्यों के बीच एक भयंकर देवता होना है। शा कियानपो, जिसके पास दोनों हैं, उसे सही मायने में ब्लेड का सर्वोच्च धारक कहा जा सकता है। हाँ, दुष्ट कियानचुन, तुमने आखिरकार कुछ उचित कहा है। मेरा बड़ा भाई वास्तव में ब्लेड के सर्वोच्च धारक की उपाधि का हकदार है। शा कियानचो ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उसका मूड चरम पर पहुंच गया। उसका शा कियानपो के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और शा कियानपो को ऐसी सफलता प्राप्त करते देखकर वह वास्तव में बहुत खुश था, जितना कि अगर उसने खुद एक अनूठी ब्लेड तकनीक में महारत हासिल की होती। हालांकि अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई, क्योंकि रैंकिंग में एक नया स्कोर दिखाई दिया था। शा कियानपो का नाम अभी भी फिस्ट गॉड के बाद सूचीबद्ध था। वह ब्लेड किंग का स्थान लेने में कामयाब नहीं हुआ था। नाम के पीछे का स्कोर 2.9 से बढ़कर 3.4 हो गया था। हालांकि यह बहुत बढ़ गया था। यह अब किंग ऑफ ऑल आर्म्स सूची में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि यह अभी भी फिस्ट गॉड के 3.5 के स्कोर को पार नहीं कर पाया था और दूसरे स्थान पर बना हुआ था। शा कियानपो अपना स्कोर देखकर थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी नज़र शीर्ष रैंक वाले फिस्ट गॉड और स्कोर पर टिकी हुई थी। उसके नाम के पीछे असंभव, इतनी भयानक ब्लेड तकनीक को केवल 3.4 अंक कैसे मिल सकते हैं, और फिर भी फिस्ट गॉड के 3.5 से आगे नहीं निकल सकते। क्या यह एक गलती हो सकती है? ये स्कोरिंग सिस्टम 100 में से नहीं हो सकता है न? शायद 3.5 अधिकतम स्कोर है। क्या ये रैंकिंग नकली है? ऐसी ब्लेड तकनीक को केवल 3.4 अंक कैसे मिल सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। ये सबसे मजबूत ब्लेड तकनीक है जो मैंने कभी देखी है। आप मुझे बता रहे हैं कि यह केवल 3.4 अंक के लायक है। क्या आप अंधे हैं? ये किस तरह की घटिया स्कोरिंग प्रणाली है? आपको उस बेचारे से पूछना चाहिए जो अभी अभी मौत से डर गया कि क्या ये ब्लेड तकनीक केवल 3.4 अंक के लायक है। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। जिन्होंने शा कियानपो की ब्लेड तकनीक देखी थी, वे सभी उसके पक्ष में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। ऐसी ब्लेड तकनीक जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि यह केवल 3.4 अंक की हकदार है। पूरे ब्रह्मांड में देखें तो इस तकनीक से ज़्यादा मजबूत ब्लेड तकनीक बहुत कम है। अमर लोगों की ब्लेड तकनीक शा कियानपो की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो सकती है, लेकिन वह ताकत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका स्तर ज़्यादा है और उनकी ताकत ज़्यादा है। अगर आप वाकई ब्लेड कौशल की बारीकियों और कलात्मक अवधारणा पर चर्चा करें तो शा कियानपो से आगे निकलने वाले बहुत से लोग मिलना मुश्किल होगा। अगर ऐसी ब्लेड तकनीक सिर्फ 3.4 अंक ही हासिल कर सकती है, तो वे वाकई कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड में कौन सी दूसरी ब्लेड तकनीक 10 से ज़्यादा अंक की हकदार है। असंभव, इसको में कुछ गड़बड़ है। शा कियानचो को आखिरकार एहसास हुआ, दिव्य प्रतिमा की नाक की ओर इशारा करते हुए और कसम खाते हुए। क्या तुम अंधे हो? तुम ऐसी ब्लेड तकनीक को केवल 3.4 अंक कैसे दे सकते हो? क्योंकि यह ब्लेड तकनीक वास्तव में 3.4 पॉइंट ब्लेड तकनीक है, दिव्य प्रतिमा ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। ये ब्लेड तकनीक केवल 3.4 अंकों के लायक है। तो फिर बताओ, किस तरह की ब्लेड तकनीक 100 अंक के लायक है? शा कियानचो ने गुस्से से दहाड़ लगाए। कोई नहीं, दिव्य प्रतिमा ने उत्तर दिया। अगर 100 अंक के लायक कोई ब्लेड तकनीक नहीं है, तो 100 अंक की प्रणाली क्यों है? इस उत्तर ने शा कियानचो को क्रोधित और परेशान कर दिया। क्योंकि 99 अंक के लायक एक ब्लेड तकनीक है, दिव्य प्रतिमा ने आगे कहा। ठीक है, तो बताओ कौन सी ब्लेड तकनीक 99 अंक स्कोर कर सकती है? शा कियानचो अपने गुस्से को रोक नहीं सका और सवाल करना जारी रखा। अन्य लोग भी दिव्य प्रतिमा को देख रहे थे। उन्हें भी इसकी स्कोरिंग प्रणाली पर संदेह था, और वास्तव में वे किसी भी ब्लेड तकनीक की कल्पना नहीं कर सकते थे जो शा कियानपो की तुलना में 90 अंक से अधिक स्कोर कर सकती हो। स्लेइंग हॉट ब्लेड स्किल, प्रतिमा ने उत्तर दिया। इस ब्लेड तकनीक के नाम ने भीड़ को चकित कर दिया, क्योंकि किसी ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। लोगों ने एक दूसरे को असमंजस में देखा, और किसी को यह समझने में देर नहीं लगी कि वास्तव में किसी ने इस ब्लेड तकनीक के बारे में नहीं सुना था। आप बस ब्लेड तकनीक के लिए एक नाम बनाते हैं और दावा करते हैं कि यह 99 अंक स्कोर करता है। फिर आप जो चाहें कह सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे भाई की ब्लेड तकनीक 100 अंकों के बराबर है। खाली शब्दों का क्या मतलब है? शा कियानचो ने कहा। एक साल के समय में सभी हथियारों के राजा की लड़ाई के दौरान अंतिम विजेता अपने पुरस्कार के रूप में स्लेइंग हॉट ब्लेड कौशल चुन सकता है। तब वे खुद ही जान जाएंगे, मूर्ति ने भावहीनता से कहा।
क्या सभी हथियारों के राजा के लिए पुरस्कार के रूप में ब्लेड तकनीक है? इस खबर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, उन्हें पहले यह नहीं पता था। मैं 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, आपको अभी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है, शा कियानचो ने जोर दिया। मैं केवल स्को करने के लिए जिम्मेदार हूँ। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप ऊपर रैंक वाले लोगों की तलाश कर सकते हैं और एक लड़ाई विवाद को सुलझा लेगी, मूर्ति ने कहा। शा कियानचो को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ और भीड़ को लगा कि मूर्ति के शब्द उचित थे। यदि उन्हें लगता है कि मूर्ति का स्कोरिंग गलत था तो समाधान उच्च रैंक वाले लोगों को चुनौती देना होगा। उन्हें हराना स्वाभाविक रूप से स्कोरिंग को गलत साबित करेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, यह मुट्ठी भगवान कौन है? शा कियानचो ने पूछा। मुट्ठी भगवान है, ये वह नाम है जो उसने पीछे छोड़ा है, मूर्ति ने उत्तर दिया। शा कियानचो को निराशा हुई। स्पष्ट रूप से मुट्ठी भगवान नाम नकली था, कोई भी ऐसा नाम नहीं चुनता जिससे उस नाम वाले व्यक्ति को ढूंढना असंभव हो जाता है। चलो चलते हैं। शा कियानचो कुछ और कहना चाहता था लेकिन शा कियानपो ने उसे खींच लिया। शा कियानचो के पास अपने भाई की ओर से असंतुष्ट होने के 1000 कारण थे, लेकिन उस मुट्ठी भगवान को पाए बिना ये बेकार था। ये खबर कि शा कियानपो की ब्लेड तकनीक को केवल 3.4 अंक दिए गए थे पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई। कई लोगों को ये स्कोर हास्यास्पद लगा। आखिर वह शा कियानपो था। अगर उसकी ब्लेड तकनीक को केवल 3.4 अंक दिए गए थे तो क्या वाकई दुनिया में ऐसी कोई तकनीक थी जो 10 की रेटिंग से ज़्यादा हो सकती थी? लोगों को और भी ज़्यादा उत्सुकता मुट्ठी भगवान ने दी, जिसने 3.5 अंक बनाए, और तथाकथित 99 पॉइंट रेटेड स्लेइंग हॉट ब्लेड स्किल ने। कुछ लोग तो मूर्ति के पास ये पूछने भी गए थे कि अगर किसी दूसरे डिवीजन से कोई किंग ऑफ ऑल आर्म्स का खिताब जीतता है तो स्लेइंग हॉट ब्लेड स्किल के अलावा वे और क्या पुरस्कार चुन सकते हैं। मूर्ति के जवाब निराशाजनक थे। चाहे वह स्लेइंग हॉट स्वॉर्ड हो, स्लेइंग हॉट स्पीयर हो या स्लेइंग हॉट क्लॉ हो, वे सभी किसी कौशल की तरह लग रहे थे, बस एक अलग त्वचा के साथ। शा कियानपो की उपस्थिति के कारण वास्तविक शीर्ष स्तरीय पावरहाउस रैंकिंग में भाग लेने लगे और कई असेंशन और निर्वाण स्तर के सेनानियों ने लीडरबोर्ड पर अपनी रैंक छोड़ दी। अधिक से अधिक लोगों ने 3 से ऊपर स्कोर किया, लेकिन फिर भी कोई भी 3.5 के स्कोर से अधिक नहीं था और शा कियानपो 3.4 के साथ एकमात्र व्यक्ति था। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि स्कोरिंग अपेक्षाकृत निष्पक्ष थी। शा कियानपो के बराबर प्रतिष्ठा वाले कुछ लोगों ने 3 से ऊपर स्कोर भी नहीं किया। अद्भुत प्रतिभा वाले कई प्रतिभाशाली लोगों ने केवल 3 में स्कोर किया। नतीजतन इस बारे में और भी अधिक जिज्ञासा थी कि 3.5 के स्कोर वाला वह मुट्ठी भगवान कौन हो सकता है। कुछ लोगों को संदेह था कि मुट्ठी भगवान इतना उच्च स्कोर पाने के लिए एक अमर स्तर की शक्तिशाली महिला होनी चाहिए। चाहे जो भी हो, किसी को भी लिन शेन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे कि वह ब्लेड तकनीक का अभ्यास करता है। तियानशिन समाचार में डूबी हुई अपने भोजन का आनंद ले रही थी, लेकिन लिन शेन की ओर देखते ही, जो उसके सामने बैठा था और खाना खा रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ब्लेड का अभ्यास करते हैं, लेकिन मुट्ठी भगवान को देखो, उसका अभ्यास सभी को पता है। तुम क्या अभ्यास कर रहे हो? मैंने कभी ऐसा ब्लेड अभ्यास नहीं देखा जो केवल बचाव पर केंद्रित हो और आक्रमण पर नहीं। यदि तुम्हें बचाव इतना पसंद है तो क्या ढाल के साथ प्रशिक्षण लेना बेहतर नहीं होगा? क्या तुमने कभी अनजाने में हुई गलती वाक्यांश के बारे में सुना है? लिन शेन ने नाश्ता करते हुए कहा, मैंने तुमसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। इसका तुम्हारी ब्लेड तकनीक से क्या लेना देना है? वुक्सिन ने पलटकर जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुम गुणवत्ता से ज़्यादा मात्रा के लिए पढ़ते हो और यह भी नहीं जानते कि अनजाने में हुई गलती का क्या मतलब होता है। लिन शेन ने शांत भाव से अपने मुंह के कोने से कांजी पोंछते हुए कहा, तो तुम विद्वान हो, तो बताओ इसका क्या मतलब है? तियानशिन ने ठंडे स्वर में उपहास किया, तुम्हारे बड़े होने के नाते मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। तथाकथित अनजाने में हुई गलती का मतलब है, मैं वास्तव में तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तुम इतने बेकार हो कि सिर्फ मेरे बचाव की ताकत ने तुम्हें प्रभावित किया। छोटे तियानशिन, तुम ऐसे ही मारे गए, यह मेरी गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी गलती है कि तुम बेकार हो। इसे अनजाने में हुई गलती कहते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या महान अनजाने में हुई गलती है? चलो एक बार कोशिश करते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे खत्म करने की योजना बना रहे हो। तियानशिन क्रोधित होकर तुरंत खड़ा हो गया, लिन शेन से मौत तक लड़ने के लिए तैयार। इतना उत्तेजित क्यों हो? देखो, तुमने अपने छोटे रहस्यमय प्राणी को भी डरा दिया है। क्या यह अभी भी स्टील लेवल पर है? लिन शेन ने स्टील पॉइजन बी को देखा जिसे तियानशिन ने सावधानी से टेबल पर रखा था और कहा, जल्दी क्या है? ऐसे रहस्यमय प्राणी के साथ आगे बढ़ना बहुत धीमा होना तय है। तियानशिन वापस बैठ गया। वह वास्तव में लिन शेन से लड़ना नहीं चाहता था, वह बस अपना सम्मान खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या टाई को इस रहस्यमय प्राणी के बारे में पता है?
लिन शेन ने झाड़ झंखाड़ में हाथ डाला। अगर टाई वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा का पुनर्जन्म है जो अपने पिछले जीवन को बहाल करने में विफल रहा, तो उसे पता होना चाहिए कि छाती में क्या था, है ना? भले ही वह भूल गया हो, इस मामले के बारे में सुनकर कुछ याददाश्त ताज़ा हो सकती है। मेरा दूसरा भाई तुमसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। वह बकवास नहीं करेगा। उसने पहली नज़र में ही इस जानवर की असाधारणता को पहचान लिया और मुझसे कहा कि मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूं, तियानशिन ने गर्व से कहा। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करो, लिनशेन ने कहा जब उसने अपना खाना खत्म किया और जाने के लिए तैयार हो गया। क्या तुम द्वैत निर्वाण से गुजरने की योजना बना रहे हो? तियानशिन ने अचानक उसे पुकारा। हाँ, यही योजना है, लिनशेन ने अपनी चाल रोक दी। मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी से भी मिलते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा, तियानशिन ने अहंकार के साथ कहा। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, कोई भी समय ठीक है, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इंतज़ार करते रहो। जब मेरे पिता को आपसे मिलने का समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तियानशिन को लिनशेन के रवैये में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वर्ग महल छोड़ने के बाद लिनशेन अपने कमरे में वापस आया और रहस्यमय ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी यांत्रिक घड़ी निकाली। वह स्वर्ण बुद्ध मंदिर का दौरा करना चाहता था और वहां के पूल का उपयोग करके अपने दोहरे जीवन आधार को 10वें मोड़ पर ले जाना चाहता था, जिससे निर्वाण की अंतिम तैयारी हो सके। जब लिनशेन रहस्यमय ग्रह पर टेलीपोर्ट हुआ तो उसने दिन के दौरान पहुंचने के समय की गणना की थी। दुर्भाग्य से उसका स्थान वह स्थान नहीं था जहां वह पहले गया था। उसे स्वर्ण बुद्ध मंदिर को खोजने के लिए अपनी किस्मत आजमानी पड़ी। सौभाग्य से उसकी किस्मत खराब नहीं थी। कुछ घंटों तक उड़ान भरने के बाद उसने एक परिचित मंदिर देखा, जिससे उसे स्वर्ण बुद्ध मंदिर की दिशा का पता लगाने में मदद मिली और वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया। स्वर्ण बुद्ध मंदिर में पहुंचने पर मास्टर चाओ डू को लिनशेन की वापसी की उम्मीद थी और उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, उसका स्वागत किया। मंदिर लिनशेन ने अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया और अपने साथ लाए कुछ दैनिक जरूरत के सामान सौंपे। मास्टर चाओ डू ने औपचारिकता नहीं निभाई, लिनशेन की वस्तुओं को स्वीकार कर लिया और उसे उस यार्ड में खेती करने की अनुमति दी जहां बुद्ध फल का पेड़ स्थित था। लिनशेन ने पानी में प्रवेश नहीं किया, केवल यार्ड में रहना ही पूल से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा के लिए पर्याप्त था, जिससे उसका जीवन आधार कुछ ही समय में 10वें मोड़ पर पहुंच गया। कुछ और करने के लिए न होने पर लिनशेन ने अपने साथ लाया हुआ गो बोर्ड निकाला और मास्टर चाओ डू के साथ खेल खेला। मास्टर चाओ डू गो के नियमों को नहीं जानते थे। लिनशेन द्वारा उन्हें समझाने के बाद उन्होंने केवल कुछ गेम खेले, इससे पहले कि लिनशेन पूरी तरह से उनके लीग से बाहर हो गए। मैं हार गया, तुम बहुत ताकतवर हो। मास्टर चाओ डू से एक बार फिर पूरी तरह से हारने के बाद लिनशेन वास्तव में खेलना जारी रखने के मूड में नहीं था। मास्टर चाओ डू मुस्कुराया, मेरे पास यहाँ एक छोटा सा गहना है, एक नज़र डालें और देखें कि क्या आप रुचि रखते हैं। कौन सा गहना? लिनशेन तुरंत उत्साहित हो गया। यहाँ रुको, मैं इसे लेने जाता हूँ। मास्टर चाओ डू आंगन से बाहर चले गए और जल्द ही एक लकड़ी की प्लेट के साथ वापस आ गए, जिस पर कुछ वस्तुएं थीं। क्या आपने इन्हें उकेरा है? लिनशेन ने प्लेट पर विभिन्न मुद्राओं में कई जटिल नक्काशीदार लकड़ी की मूर्तियां देखीं। ये सभी नक्काशी एक छोटे भिक्षु की थीं, प्रत्येक अलग अलग मुद्रा में। कुछ पढ़ रहे थे, कुछ झाड़ू लगा रहे थे, कुछ पानी ले जा रहे थे, कुछ मंत्रोच्चार कर रहे थे। हर एक सजीव था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अपने खाली समय में बुद्ध फल के पेड़ की शाखाओं से इन्हें उकेरा है, मास्टर चाओ डू ने कहा और एक अधूरी कठपुतली उठाई और धीरे धीरे इसे उकेरना शुरू किया। लकड़ी का पतला पतला टुकड़ा। ये छोटे भिक्षु जो तुम बना रहे हो, क्या ये तुम ही हो जब तुम छोटे थे? लिनशेन ने मूर्तियों को देखा, फिर मास्टर चाओ डू को। उन्हें लगा कि उनमें कुछ समानता है। मैंने पहले कभी किसी और को नहीं देखा था, इसलिए मैं केवल खुद को ही तराश सकता था, मास्टर चाओ डू ने कहा। वे वास्तव में अच्छी तरह से तराशे गए हैं। लिनशेन को अचानक एक विचार आया और उसने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, जिन दो लोगों को तुमने पहले देखा था, क्या तुम उनकी समानताएं तराश सकते हो? तुम्हारा मतलब उनसे है? मैंने उन्हें पहले भी तराशा है, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास लाऊंगा, मास्टर चाओ डू ने कहा, जिससे लिनशेन असीम खुशी से भर गया। मैं इसकी सराहना करता हूँ, मास्टर, लिनशेन ने कहा, ऐसी खोज की उम्मीद नहीं थी। मास्टर चाओ डू मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा, मुड़े और आंगन से चले गए। केवल कुछ ही देर बाद दो नक्काशीदार मूर्तियों के साथ वापस आए। लिनशेन ने देखा और उनमें से एक वास्तव में टाई था। मास्टर चाओ डू की नक्काशी का कौशल असाधारण था, उन्होंने टाई की समानता को लगभग पूरी तरह से पकड़ लिया था, यहाँ तक कि उनके शांत व्यवहार को भी ऐसे चित्रित किया था जैसे कि वह स्वयं जीवन हो। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अनुभव की कहानियाँ। लिनशेन ने दूसरी मूर्ति की ओर रुख किया, जिससे लिनशेन को कुछ अपरिचित सा महसूस हुआ। जैसा कि मास्टर चाओ डू ने कहा, इस व्यक्ति का कद भी लंबा और मजबूत था, टाई से ज्यादा कम नहीं। लेकिन टाई के थोड़े उदास और शांत स्वभाव के विपरीत ये व्यक्ति उत्साही और लापरवाह दिख रहा था, टाई के व्यवहार से बिल्कुल अलग।
लिन शेन ने इस व्यक्ति के चेहरे का अध्ययन किया, उसे कुछ हद तक परिचित पाया। उसने अपने संचारक का उपयोग करके खुद को और फिर मूर्ति के चेहरे को देखा। उसने देखा कि उनमें कुछ समानता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर चाओडू ने कहा कि वे कुछ हद तक एक जैसे दिखते थे। हालांकि यह व्यक्ति लिन जियांगडोंग से उतना मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे की विशेषताएं उसके तीसरे भाई और अन्य लोगों की तुलना में उसके ज्यादा करीब थीं, जो 3 से 4 बिंदुओं पर समान थीं। दुर्भाग्य से लिन शेन वास्तव में याद नहीं कर सका कि उसका दूसरा भाई कैसा दिखता था, न ही उसे पता था कि यह व्यक्ति उसका दूसरा भाई हो सकता है। उसने मूर्ति की तस्वीर लेने के लिए अपने संचारक का इस्तेमाल किया। वापस आने पर अपनी बड़ी बहन को दिखाने की योजना बनाई, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि टाई की शक्ल सूरत उनसे बहुत अलग है, इसलिए वह उसका दूसरा भाई नहीं हो सकता। इसकी तुलना में इस लकड़ी की मूर्ति में उकेरा गया व्यक्ति अधिक संभावित लग रहा था। लिन शेन गोल्डन बुद्ध मंदिर में 2 दिनों से थोड़ा अधिक समय तक रहा। इस दौरान उसके डबल लाइफ बेस ने 10वां मोड़ हासिल किया, जिससे दोहरी पूर्णता प्राप्त हुई। विशेषताओं में वृद्धि के अलावा कॉन्ट्रेरियन में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि इनहेरिटेंस फैन के फैंडांस में अब 10 शैलियां थीं। 9वीं शैली फॉल और 10वीं शैली फैन दोनों ही सहायक प्रकार के कौशल थे। लुओ स्टाइल और शॉकंग फॉर्म बहुत समान हैं और उनके कार्य कुछ हद तक निरर्थक भी लगते हैं। शॉकंग फॉर्म उड़ान को रोक सकता है और लुओ स्टाइल भी किसी को आसमान से गिरा सकता है, जिससे लिन शेन एक पल के लिए हैरान रह गया कि वास्तव में दोनों कौशलों के बीच क्या अंतर था। हालांकि अंतिम फैन शैली ने लिन शेन को कुछ सुखद आश्चर्य दिए। हालांकि यह अभी भी एक सहायक कौशल था, इस फैन शैली की क्षमता इनहेरिटेंस फैन की सभी क्षमताओं को दोगुना करना था। सब कुछ दोगुना करना केवल विशेषताओं को संदर्भित नहीं करता था, बल्कि इसमें कौशल के प्रभाव को दोगुना करना भी शामिल था। इस कौशल का प्रभाव लिन शेन के साथ कॉन्ट्रेरियन के विलय के प्रभाव के लगभग बराबर था। बेशक दोनों पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण थे, लेकिन इनहेरिटेंस फैन की लड़ाकू शक्ति इस कौशल की बदौलत दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई। आखिरकार कमजोर करने वाले कौशल के प्रभाव में वृद्धि, साथ ही किसी की अपनी लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि, केवल विशेषताओं को दोगुना करना नहीं था। बाद के चरण के जीवन आधार होने के योग्य ये कौशल पिछले 9 फैन डांस कौशल से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मुझे फैन कौशल का अभ्यास करना चाहिए? लिन शेन ने इनहेरिटेंस फैन की असीम शक्ति को देखकर सोचा और फैन की कला में प्रशिक्षण लेने की इच्छा महसूस की। दुर्भाग्य से वह फिलहाल कोई शक्तिशाली फैन तकनीक नहीं खोज पाया। कम मुख्यधारा के हथियार के रूप में ब्रह्मांड में बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, न ही उसने किसी दुर्जेय फैन तकनीक के बारे में सुना था। लिन शेन ने स्काईनेट पर खोज की और पाया कि अतीत में कई प्रसिद्ध फैन तकनीकें थीं, लेकिन उत्तराधिकारियों की कमी के कारण वे खो गई थीं। वर्तमान में ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध फैन तकनीकों को शीर्ष स्तरीय नहीं माना जा सकता है, और उनमें से एक आश्चर्यजनक रूप से मोर कबीले का मोर प्रदर्शन कौशल था। शुरू में ये खोज लिन शेन के लिए महज एक सनक थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मोर प्रदर्शन मोर कबीले की गुप्त फैन तकनीक थी, तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह स्वर्गीय संगिनी के करीब जाने का कोई कारण न होने के बारे में चिंतित था, शायद यह एक अच्छा बहाना था। फिर आगे सोचने पर लिन शेन को फिर से थोड़ी परेशानी महसूस हुई। बाकी सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसे सम्राट तियानशु के साथ परेशानी में पड़ने का डर था। सम्राट तियानशु वर्तमान में उसका बॉस था, अप्रत्याशित और षड्यंत्रकारी। लिन शेन वास्तव में जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सका। सम्राट तियानशु को भड़काना कुछ ऐसा था जिसे लिन शेन की वर्तमान क्षमताएं बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। इसे भूल जाओ, परेशानी की तलाश न करना बेहतर है। अभी के लिए मुझे अन्य अग्नि बीजों के साथ काम करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, लिन शेन ने सोचा और फिर सुप्रीम अकादमी से लू रैन को याद किया। उसका दर्जा ऊंचा था, लेकिन सौभाग्य से उसका कोई पति नहीं था, इसलिए कोई योजना बनाना संभव हो सकता था। क्या मुझे दानव मास्टर डेमन बोन को ढूंढना चाहिए और उसे लू रैन की समस्या का उत्तर बताना चाहिए? लिन शेन जानता था कि डेमन बोन दयालु आत्मा नहीं था। उसे डर था कि उत्तर लाने के बाद डेमन बोन उसके खिलाफ हो सकता है। लिन शेन ने स्वर्ण बुद्ध मंदिर में जो 2 दिन बिताए, उस दौरान ब्रह्मांड लगभग उल्टा हो गया था। इन 2 दिनों में दुर्जेय व्यक्तियों द्वारा 100 भुजाओं की रैंकिंग में जगह बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी 3.5 का स्कोर हासिल करने में सफल नहीं हुआ। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 3.4 स्कोर किया। अब हर कोई सोच रहा था कि मुट्ठी का देवता कौन था और 3.5 प्लेटेड ब्लेड तकनीक क्या थी। हालांकि सभी जानते थे कि रेटिंग वास्तविक युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, लेकिन जो लोग पहले से ही सूची में शामिल थे, उनके आधार पर ब्लेड तकनीक की रेटिंग आमतौर पर उचित थी। जब तक ब्लेड तकनीक उत्कृष्ट थी और अभ्यासकर्ता अच्छी तरह से प्रशिक्षित था, तब तक निचले स्तर के लोग भी अपेक्षाकृत उच्च स्कोर प्राप्त कर सकते थे। शीर्ष कुलों की गुप्त ब्लेड तकनीकें, जब तक उपयोगकर्ता बहुत गरीब नहीं था, आमतौर पर 3 के आसपास हिट करने में सक्षम होती थीं। 3 के बाद ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं था।
आजकल के युवा लोग किसी कौशल में ठीक से प्रशिक्षण भी नहीं ले पाते हैं। 100 अंकों की प्रणाली और एक भी व्यक्ति 3.5 अंक से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा लगता है कि मुझे युवाओं को कुछ प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। मोर का मूड खराब था। मेल कबीले के एकमात्र अमर के रूप में मोर मूल रूप से अपने कबीले को उच्च रैंकिंग पर ले जाना चाहते थे। हालांकि जैसे ही कबीले की रैंकिंग के लिए अंतिम लड़ाई शुरू हुई, वह दुर्भाग्य से गंभीर रूप से घायल हो गए और लड़ाई जारी रखने की हिम्मत न होने के कारण उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके हार के साथ मेल कबीले की रैंकिंग में और वृद्धि होना असंभव था और कोई केवल मोर की हताशा की कल्पना कर सकता है। अपनी चोटों का इलाज करने के बाद मोर ने अपना समय कबीले की रैंकिंग के लिए लड़ाई देखने में बिताया और अधिक से अधिक निराश होते गए। अगर यह उसकी बदकिस्मती न होती जब उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता जो रैंकिंग के लिए बेतहाशा लड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप आपसी भारी नुकसान होता है, तो मेल कबीले को रैंक पाने का मौका नहीं मिलता, संभवतः शीर्ष 70 से 80 मिलियन में भी। बहुत ही खराब मूड में मोर ने अपनी आत्माओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ मनोरंजन खोजने का फैसला किया। किस्मत से खबर मिली थी कि मेल के मदर स्टार पर एक चियू स्मॉल टेम्पल की खोज की गई थी। मोर ने अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए मंदिर का लाभ उठाने की योजना बनाई, इससे पहले कि कोई और इसका इस्तेमाल करे। सबसे पहले मोर ने खबर को सील कर दिया ताकि अन्य लोग मेल स्टार पर चियू स्मॉल टेम्पल की खोज के बारे में न जान सकें और फिर तुरंत खुद मंदिर की ओर चल पड़े। स्टार ऑफ आर्म्स में ले जाए जाने पर मोर ने सीधे स्वॉर्ड सीरीज विशेषता को चुना। हालांकि मोर ने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक छद्म नाम चुना, दिव्य राजा। एक तरफ रैंकिंग में प्रवेश करने वाला एक अमर वास्तव में सामान्य प्रतियोगियों को धमकाने जैसा था और दूसरी तरफ दिव्य राजा के उपनाम के साथ वह सभी को बताना चाहता था कि तथाकथित मुट्ठी भगवान कुछ भी नहीं बल्कि कचरा था। अगर मुट्ठी भगवान एक देवता था तो वह देवताओं का देवता था। मोर ने अपनी तलवार बेस को बुलाया और मूर्ति के सामने माइक्वान तलवार कौशल का एक सेट निष्पादित किया। यह उनके द्वारा बनाए गए तलवारबाजी कौशल में से एक था जो मेल कबीले के भीतर व्यापक हो गया था। अनिवार्य रूप से इसके सदस्यों के लिए सीखना एक अनिवार्य कौशल था। मोर ने शुरू में सोचा था कि अपनी ताकत और तलवारबाजी के साथ माइक्वान तलवार कौशल को प्रस्तुत करने से उसे बिना किसी समस्या के आसानी से 10 से ऊपर का स्कोर मिल जाएगा। लेकिन जब उसने माइक्वान तलवार कौशल का प्रदर्शन समाप्त किया तो प्रतिमा ने उसे केवल 2.8 का स्कोर दिया। तलवार राजा को पछाड़ने और मुट्ठी भगवान के 3.5 को पछाड़ने की बात तो दूर, वह तलवार श्रृंखला रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी नहीं आ पाया। मोर का चेहरा झुंझलाहट से हरा हो गया और उसे केवल इस बात से राहत मिली कि उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया था। अन्यथा अगर यह रैंकिंग दूसरों को दिखाई देती तो उन पुराने लोगों द्वारा उसकी हंसी उड़ाई जाती और वह फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाता। मोर ने जल्दी से फिर से चुनौती स्वीकार कर ली। इस बार उसने तलवारबाजी कौशल को लापरवाही से नहीं चुना बल्कि अपनी पूरी एकाग्रता का इस्तेमाल किया और अपने सबसे कुशल स्ट्रेंज टेल्स 10 डेज तलवार कौशल को उजागर किया। स्ट्रेंज टेल्स 10 डेज स्वॉर्ड स्किल को उन्होंने अपनी युवावस्था में ब्रह्मांड के एक वांछित अपराधी से प्राप्त किया था। इसी तलवारबाजी की बदौलत वह एक छोटे कबीले की पृष्ठभूमि से अमर का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम हुआ। इस तलवारबाजी की शक्ति स्वयं सिद्ध थी। अमर बनने के बाद मोर ने इस तलवारबाजी को सुधारने और पूर्ण करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अमर की अंतर्दृष्टि और क्षमताओं के साथ भी वह एक भी चाल को बदलने में असमर्थ था। आज तक अमर स्तर पर यह तलवारबाजी उसकी सबसे बड़ी निर्भरता बनी हुई है। मोर का मानना था कि वह अपने पहले प्रयास में बहुत लापरवाह था और उसे यकीन था कि इस बार उसका स्कोर पहले से कहीं ज्यादा होगा, कि वह निश्चित रूप से स्वॉर्ड किंग का खिताब जीत लेगा और फिस्ट गॉड के 3.5 को हरा देगा। फिर भी जब उन्होंने स्ट्रेंज टेल्स 10 डेज स्वॉर्ड स्किल का प्रदर्शन पूरा किया तो उन्हें केवल 3.3 का स्कोर मिला, जिससे वे स्वॉर्ड सीरीज रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ गए, जबकि 3 अन्य ने 3.4 स्कोर किया। स्वॉर्ड सीरीज में रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी, जिसमें स्वॉर्ड्समैनशिप में मास्टर्स की भरमार थी। ये किस तरह की खराब रैंकिंग है? क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मोर गुस्से से चिल्लाया और अपनी तलवार से मूर्ति पर वार किया। कबीले की रैंकिंग की लड़ाई में पराजित होने के बाद अब सभी सावधानी को हवा में उड़ाते हुए, युवा अपस्टार्ट के खिलाफ होड़ करते हुए और फिर भी हारते हुए, उनका आक्रोश स्पष्ट था। उनकी तलवार में अमर कानूनों की शक्ति थी, यहाँ तक कि एक पहाड़ भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो सकता था जैसे कि वह टोफू हो। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियाँ खोजें। फिर भी जब उनकी तलवार ने मूर्ति पर वार किया तो वह स्थिर रही, हिली भी नहीं, एक भी निशान छोड़े बिना। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तो फिर जो तुम चाहो करो। मूर्ति की आंखों से दिव्य प्रकाश निकला और वह अचानक उठ खड़ी हुई। वेदी से नीचे उतरते ही असंख्य प्रकाश उसके हाथ में एकत्रित हो गए, जिससे एक दिव्य तलवार बन गई जिसे उसने मोर की ओर घुमाया। तलवार कट गई, आदमी मर गया, एक सिर मूर्ति के पैरों पर लुढ़क गया।
एक अमर स्तर का प्राणी, एक भी प्रहार का सामना करने में असमर्थ, चुपचाप मंदिर की सीमा के भीतर गिर गया। मेल कबीले के इस खबर को छिपाने के प्रयासों के बावजूद ये संदेश कि मोर की मृत्यु चियू मंदिर में हुई थी, फिर भी बाहर आ गया, जिससे पूरा ब्रह्मांड चौंक गया। किसी ने मोर की मृत्यु के समय की जांच की, साथ ही उस समय रैंकिंग में हुए बदलावों की भी जांच की, और ऐसी अटकलें लगाईं जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल था। यह उस समय अवधि के दौरान था जब मोर 2 बार रैंकिंग में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण दिव्य राजा के रूप में सूची से गायब हो गए। हालांकि रैंकिंग में दिव्य राजा का समय कम था, क्योंकि हाल ही में बहुत से लोग रैंकिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और कुछ लोग बदलावों को लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे। दिव्य राजा की 2 बार उपस्थिति के स्कोर का पता लगाना काफी आसान था। क्या मोर वास्तव में दिव्य राजा थे? यह शायद ही संभव है न? क्या अमर की तलवारबाजी का स्कोर इतना कम होगा? ये कैसे संभव नहीं है? मंदिर का स्कोर उचित है, अमर केवल ताकत में मजबूत होते हैं, उनका कौशल जरूरी नहीं कि दूसरों से अधिक मजबूत हो। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। मोर की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई? उसने क्रोध में आकर मूर्ति पर हमला नहीं किया क्योंकि उसका स्कोर बहुत कम था, है न? अमर का तलवारबाजी स्कोर 3.5 तक भी नहीं पहुंचा। मुट्ठी भगवान किस तरह की ब्लेड तकनीक है? अमर का स्कोर इतना कम होना असंभव है। मोर दिव्य राजा नहीं हो सकता था। लोगों के पास तरह तरह की अटकलें थीं, लेकिन इनका अब मेल कबीले से कोई लेना देना नहीं था। जिस क्षण मोर की मृत्यु की खबर फैली, मेल कबीले ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे डीमैन जनजाति में शामिल हो गए हैं। ये कहने के बजाय कि वे शामिल हो गए, यह मेल कबीले को संरक्षित करने के लिए लिया गया निर्णय था। अमर के बिना मेल कबीले के पास अब वह सब कुछ बनाए रखने की शक्ति नहीं थी जो अब उनके पास था। अगर उन्हें जल्दी से कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं मिल पाता तो संभवतः पूरा कबीला उनके विरोधियों द्वारा गुलाम बना लिया जाता। बेशक डीमैन जनजाति में शामिल होने के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। महान कबीले कभी दानशील नहीं होते। लिनशेन प्रजातियों की रैंकिंग में होने वाले बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। लिन जियांगडोंग की रैंक 90 मिलियन में थी, जो प्रजातियों की रैंकिंग में जगह बनाने के लिए पर्याप्त थी। अगर लिन जियांगडोंग अंत तक टिके रहे तो मनुष्य ऐतिहासिक रूप से पहली बार सार्वभौमिक प्रजातियों की रैंकिंग में प्रवेश करेंगे। लिनशेन ने लिन जियांगडोंग के नज़दीक रैंक वाले लोगों का अध्ययन किया। ज्यादातर छोटे कबीलों से निर्वाण प्राणी थे और कुछ बड़े कबीलों से थे, लेकिन वे लिन जियांगडोंग के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। मनुष्यों के प्रजातियों की रैंकिंग में प्रवेश करने की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। तियानशुन वापस आ गया था और वह एक संदेश भी लेकर आया था। तियानजुए ने लिनशेन से मिलने के लिए सहमति जताई थी और तियानशिन लिनशेन को तियानजुए से मिलने ले जाएगा। लिनशेन, वेई वुफू और तियानशिन एक साथ स्काई पिनेकल स्टार पर वापस गए। लिनशेन ने वेई वुफू से कहा कि वह पहले घर जाए और वह तियानशिन के पीछे तियानजुए मनों में चला गया। चलते समय तियानशिन ने कहा, घर पहुंचने के बाद जितना संभव हो उतना कम बोलना और बस मेरे नेतृत्व का पालन करना। ठीक है, लिनशेन ने तुरंत सहमति दे दी। ची परिवार और एन परिवार में से प्रत्येक के पास 4 हवेली थी, लेकिन तियान परिवार में हवेली इतनी प्रचुर नहीं थी। प्रत्येक परिवार अपने अपने मामलों में लगा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि प्रत्येक घर अपने दरवाजे से बर्फ साफ कर रहा है। तियान जुए शाखा तियान उपनाम समूह के भीतर अधिक प्रभावशाली लोगों में से एक थी, लेकिन इसका प्रभाव एन परिवार की पहली हवेली जैसे अस्तित्व के करीब कहीं भी नहीं था। हालांकि अगर कोई विशुद्ध युद्ध शक्ति के बारे में बात करता है तो ये संदिग्ध था कि सेलेस्टियल रेस में कोई भी तियानजुए पर एक निश्चित जीत का दावा करने की हिम्मत कर सकता था। तियानजुए मनो एक एस्टेट जितना बड़ा था। जैसे ही तियानशिन और लिनशेन ने मनो में प्रवेश किया, उन्होंने आंगन में एक युवा सेलेस्टियल को खड़ा देखा, अपनी बाहों में एक तलवार पकड़े हुए और उन्हें ठंडेपन से घूरते हुए। भाई साहब, पिता लिनशेन को देखना चाहते हैं, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया हूँ, तियानशिन ने बाहर भव्यता के साथ कहा, लेकिन अब लिनशेन से उसके शब्द सतर्कता से भरे हुए थे। आप दोहरे निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तियान शियाओकाओ ने लिनशेन को ठंडेपन से देखा, तियानशिन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। चूंकि ऐसा कोई रास्ता है, इसलिए मैं इसे देखना चाहता हूँ, लिनशेन ने जवाब दिया। असली तकनीकें अक्षम लोगों को नहीं दी जाती हैं। आप इसे देख सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप इसके योग्य हैं, तियान शियाओकाओ ने कहा। उसका चेहरा कठोर था। भाई साहब, पिता ने उसे बुलाया है। तियानशिन भड़कने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में आज्ञाकारी तरीके से बोलता है, जब तुम मुझे हराने की क्षमता रखते हो तो मुझसे बात करना। तियान शियाओकाओ ने तियानशिन के गुस्से को शांत करते हुए सपाट लहजे में कहा। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। तियानशिन के लिए घर पर भी सब कुछ आसान नहीं है, लिनशेन ने खुद से सोचा। फिर उसने तियान शियाओकाओ से पूछा, मैं खुद को कैसे साबित करूं? मेरे पास एक तलवार चाल है। अगर तुम इसे समझ सकते हो तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे, तियान शियाओकाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया।
मेरी आंखें बहुत अच्छी नहीं हैं और मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए मजबूर मत करो। इस परीक्षा में पास होने के लिए मैं तुम्हारी तलवार के 10 वार क्यों ना खा लूं? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। इन शब्दों पर तियानशिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने लिन शेन को खींचा और कहा, लापरवाह मत बनो। मेरा भाई सात एक प्राकृतिक तलवारबाज है जिसके एक ही वार से 7 लोगों की जान जा सकती है। यदि आप निर्वाण स्तर पर होते तो शायद आप उसके एक वार को झेल सकते थे, लेकिन आप अभी आरोही हैं, आप उसकी तलवार का सामना नहीं कर सकते। लिन शेन ने शांति से पूछा, क्या वह द्वैत निर्वाण के मार्ग पर चला है? नहीं, तियानशिन ने अपना सिर हिलाया। यदि वह द्वैत निर्वाण के मार्ग पर नहीं चला है और मैं उससे आगे नहीं निकल सकता, तो आगे देखने का कोई मतलब नहीं है, लिन शेन ने कहा और उसने अपनी कमर से स्क्रैप तलवार उतारी और म्यान को पकड़े हुए तियान शियाओकाओ की ओर चल पड़ा। तुम्हारे पास वास्तव में द्वैत निर्वाण के मार्ग पर चलने का साहस करने वाले व्यक्ति का दिल है, तियान शियाओकाओ ने उदासीनता से कहा, लेकिन दिल होना ही काफ़ी नहीं है, हमें अभी भी देखना है कि तुम सक्षम हो या नहीं। तुम्हें मेरे 10 वार झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल एक वार करूंगा। अगर तुम इसे झेल सकते हो तो अंदर जाओ। तो इसे लाओ, लिन शेन ने कहा। आगे की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तियान शियाओकाओ के सामने खड़ी हो गई। तियान शियाओकाओ ने अपनी तलवार पकड़ते हुए धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। एक हाथ से म्यान पकड़ी, तलवार को अपने सामने रखा, जबकि दूसरे हाथ से मूठ पकड़ी, फिर भी उसने तलवार नहीं खींची। उसकी आंखें तेज ब्लेड की तरह लिन शेन पर टिकी हुई थीं। तियानशिन ने दोनों को उत्सुकता से देखा। वह लिन शेन की क्षमताओं को समझता था जो वास्तव में मजबूत थीं, लेकिन वह तियान शियाओकाओ की क्षमताओं से भी अच्छी तरह वाकिफ था। अगर लिन शेन निर्वाण स्तर पर होते तो वे संभवतः तियान शियाओकाओ से लड़ सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि लिन शेन अभी भी केवल आरोही थे और तियानशिन को डर था कि तियान शियाओकाओ का एक वार वास्तव में लिन शेन को मार सकता है। तियानशिन तियान शियाओकाओ को अपनी तलवार खींचते हुए देखने से आंतरिक रूप से भयभीत था, फिर भी वह एक त्वरित हमले के लिए भी तरस रहा था। संकल्प भीतर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ। तियानशिन को एक ही तलवार के वार से जल्दी परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी तियान शियाओकाओ ने अपनी तलवार नहीं निकाली थी। दोनों ने अपनी स्थिति बनाए रखी, बिना हिले डुले खड़े रहे। तियानशिन अधीर था, लेकिन जब वह शांत हुआ तो उसने देखा कि हालांकि लिन शेन का रुख रक्षात्मक लग रहा था, लेकिन ये पलटवार की संभावना का भी संकेत था। अगर तियान शियाओकाओ का वार सफल नहीं हुआ तो उसे उसके जबरदस्त जवाब का सामना करना पड़ेगा। तियान शियाओकाओ ने अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि वह लिन शेन के बचाव को भेद सकती है और एक ही तलवार के वार से घातक वार कर सकती है। इस आदमी की रक्षा इस हद तक प्रशिक्षित है कि भाई साथ भी कोई रास्ता नहीं खोज सकता। चाहे बचाव कितना भी सही क्यों न हो, समय के साथ खामियां सामने आएंगी। अगर हम इस गतिरोध में बने रहे तो लिन शेन हमेशा नुकसान में रहेगी, तियानशिन ने एक अजीब भाव के साथ सोचा। तियान जुए मनो के टॉवर में 3 युवा दिव्य महिलाएं खिड़की के किनारे खड़ी थीं। उनकी निगाहें एस्टेट में घुस रही थीं और वे लिन शेन और तियान शियाओकाओ के बीच गतिरोध को ध्यान से देख रही थीं। ये 3 महिलाएं तियान जुए की बेटियां थीं, क्रमशः तियान शियाओफेंग, तियान शियाओया और तियान शियासोंग। तुम्हें क्या लगता है, क्या लिन शेन तियान शियाओकाओ की चुनौती को पार कर पाएगी? तियान शियाओया की आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं, मानो वे किसी की आत्मा को पकड़ सकती हों। उसका पूरा अस्तित्व एक सुस्त आभा बिखेर रहा था। तियान शियाओकाओ की तलवारबाजी बहुत घातक है। एक वार से वह 7 लोगों की जान ले सकता है, यहाँ तक कि निर्वाण के शिखर पर बैठे लोग भी मुश्किल से उसका बचाव कर सकते हैं। लिन शेन अपने आत्म विनाश से अनजान अहंकार से दावा करता है कि वह तियान शियाओकाओ के 10 वार झेल सकता है। मुझे डर है कि वह एक भी वार नहीं झेल पाएगा, फैंग शियासोंग ने कहा। वह हार की मांग कर रहा है, फिर भी वह अपने नुकसान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर वह वास्तव में तियान शियाओकाओ द्वारा मारा जाता है तो हम छोटी चाची को ये कैसे समझाएंगे? तियान शियाओफेंग ने आह भरी। चिंता मत करो, शियाओकी की तलवारबाजी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। वह अब अपनी इच्छानुसार 7 लोगों की जान को नियंत्रित कर सकता है और लिन शेन की जान नहीं लेगा। अन्यथा शियाओकी को उसका सामना करने की अनुमति नहीं दी जाती, तियान शियासोंग ने कहा। उसने इतनी जल्दी एक और सफलता हासिल कर ली। तियान शियाओकाओ वास्तव में एक जन्मजात तलवारबाज है, तियान शियाओया ने आलस से कहा, हालांकि तियान शियाओकाओ के लिए उसकी प्रशंसा पूरी तरह से ईमानदार नहीं लग रही थी। ओह, लिन शेन के पास वास्तव में कुछ तरकीबें हैं। 1 मिनट हो गया है और शियाओकी को अभी भी अपनी कमजोरी नहीं मिली है, फैंग शियासोंग ने आश्चर्य से टिप्पणी की। ये बहुत अजीब है, मैंने एस्केंडल्स की रैंकिंग लड़ाइयों में उसका प्रदर्शन देखा है। उसकी चाल तकनीक अप्रत्याशित है और उसके कौशल असाधारण हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि उसकी नींव कमजोर है, उसके कौशल असंरचित हैं, केवल हताश संघर्षों के लिए पर्याप्त हैं, कौशल की वास्तविक परीक्षा के लिए नहीं। उसके पास अचानक इतनी परिष्कृत तकनीकें कैसे हो सकती हैं?
यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। क्या वह पहले अपनी अक्षमता को छिपा रहा था? तियान शियाओफेंग ने भौहें सिकुड़ते हुए सवाल किया। एक पल के लिए ध्यान से देखने के बाद तियान शियाओया अचानक हंस पड़ा। तुम सब उसके द्वारा धोखा खा चुके हो। उसके पास कोई आधार या परिष्कृत कौशल नहीं है। उसने बस एक विशुद्ध रक्षात्मक ब्लेड तकनीक का अभ्यास किया है। तियान शियाओया द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर तियान शियाओफेंग और तियान शियासोंग ने भी संकेतों को देखा। क्या ये जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार है? इसकी मूल खामियों को दूर करने के लिए किसी ने इसे संशोधित किया होगा, तियान शियाओफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मूल जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार का उपयोग वंशजों और नाती नातिन की तलवार के साथ किया जाना था। लाइब्रेरी में केवल रक्षात्मक जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार है, न कि आक्रामक वंशजों और नाती नातिन की तलवार। लिनशेन की ब्लेड तकनीक इसका संशोधित संस्करण है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसमें बदलाव किए उसमें अंतर्दृष्टि और क्षमता की कमी थी। उसने बिना किसी आक्रामक क्षमता को जोड़े केवल रक्षा को बढ़ाया। अब ये केवल एक विशुद्ध रक्षात्मक तकनीक है, तियान शियाओया ने समझाया। पूरी तरह से रक्षात्मक ब्लेड तकनीक। किसी के लिए इस तरह की चीज का अभ्यास करना असामान्य है, वास्तव में एक अजीब व्यक्ति। लेकिन बचाव हमेशा निष्क्रिय होता है, पहल को प्रतिद्वंद्वी के हाथों में रखता है। जिस क्षण वह थोड़ी सी भी खामी प्रकट करता है, वह शियाओकी से पराजित होने की संभावना है, तियान शियासोंग ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, कोई भी हमेशा के लिए एक आदर्श बचाव नहीं रख सकता। समय के साथ खामियां सामने आएंगी। इसलिए जिस क्षण उसने इस तरह की रक्षात्मक तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया, वह पहले से ही पराजित था। ऐसा लगता है कि हमने जो आकस्मिक योजना तैयार की है वह आवश्यक नहीं होगी। तियान शियाओकाओ अकेले ही उसे भगाने के लिए पर्याप्त होगा, तियान शियाओया ने हंसते हुए कहा। अगर हमारे पिता की हालत खराब न होती और छोटी चाची के लिए विचार न होता तो हम उन्हें बिना किसी चिंता के मिलने की अनुमति दे सकते थे। लेकिन पिता की हालत को देखते हुए अगर हम उन्हें द्वैत निर्वाण विधि बताते हैं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, तियान शियाओफेंग ने दुख जताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तियानशुन और वह बुद्धिहीन तियानशिन क्या सोच रहे हैं। क्या किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इतनी दूर जाना जरूरी है? तियान शियासोंग ने उपहास किया। शायद छोटी चाची को लगता है कि वह उस रास्ते पर चल सकता है। अगर वह सच में ऐसा करता है तो वह भविष्य में किसी पर भरोसा करने लायक बन सकता है, तियान शियाओफेंग ने सुझाव दिया। वह उस रास्ते पर चलने में सक्षम क्यों है? हमारी दिव्य जाति में कई प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली लोग हैं, फिर भी केवल दिव्य अकादमी के डीन ने ही वास्तव में ऐसा किया है। हमारे पिता भी अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। इस निम्न जाति के व्यक्ति को क्या सक्षम बनाता है? तियान शियासोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। छोटी चाची जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अनुग्रहित होने और स्वर्गीय सम्राट द्वारा सम्मानित होने के लिए उसके बारे में कुछ खास होना चाहिए, तियान शियाओया ने उदासीनता से कहा। पिछले कुछ वर्षों में कई लोग उस मार्ग की तलाश कर रहे हैं। क्या कोई सफलता मिली है? तियान शियासोंग ने चुनौती दी। बस अब और बात नहीं। वह वैसे भी तियान शियाओकाओ की चुनौती को पार नहीं करेगा, इसलिए चलो इसे खत्म करते हैं, तियान शियाओफेंग ने घोषणा की। तीनों बहनें लिनशेन और तियान शियाओकाओ के बीच गतिरोध को देखती रहीं, मूल रूप से एक त्वरित परिणाम की उम्मीद कर रही थीं। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और तीनों महिलाओं के चेहरे पर भाव धीरे धीरे बदलते गए। लगभग आधा घंटा हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओकाओ को अभी भी अपनी कमजोरी नहीं मिली है? तियान शियाओया ने कुछ आश्चर्य में कहा। उनकी रक्षात्मक ब्लेड तकनीक कुछ हद तक दुर्जेय है। रक्षा चाहे कितनी भी दुर्जेय क्यों न हो, कमजोरियां जरूर होंगी, ये बस समय की बात है। तीनों महिलाओं ने आधे घंटे और इंतजार किया, फिर भी तियान शियाओकाओ ने अभी भी अपनी चाल नहीं चली और दोनों ने अपना गतिरोध जारी रखा। लिनशेन का रक्षात्मक रुख उनकी अपेक्षा से अधिक लचीला था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ कहानियां खोजें। हालांकि इस बिंदु पर वे अभी भी दृढ़ता से मानते थे कि रक्षक संभवतः कमजोरियों को अनिश्चित काल तक प्रकट करने से बच नहीं सकता। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, इस लड़ाई पर गुप्त रूप से ध्यान देने वालों के हाव भाव में भी बदलाव दिखने लगे। इस तरह की तलवारबाजी के साथ तियान शियाओकाओ को इतने लंबे समय के बाद भी हमला करने का मौका नहीं मिला था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो आम लोग हासिल कर सकते थे। इस आदमी का धैर्य थोड़ा डरावना है, तियान शियाओफेंग ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस तरह के धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी करे, महान चीजें हासिल करना आसान है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवती उसमें कुछ देखती है, वह वाकई दुर्लभ है। धैर्य और सहनशीलता, कौन सी महिला इसे पसंद नहीं करेगी? तियान शियाओया ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। हम यहाँ गंभीर व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तियान शियाओफेंग ने तियान शियाओया को घूर कर देखा। तियान शियासोंग ने कुछ चिंतित होकर कहा, इस गतिरोध को जारी रखना कोई समाधान नहीं है।
अगर ये लंबा खींचता है और पिताजी किसी को हमें खोजने के लिए भेजते हैं और वे हमें यहाँ पाते हैं तो ये भयानक होगा। कौन जानता था कि लिन शेन इतना धैर्यवान हो सकता है। 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और उसने अभी भी कोई कमजोरी नहीं बताई है, तियान शियाओफेंग ने असहाय होकर कहा। जैसे ही वे तीनों चिंतित हो रहे थे, उन्होंने देखा कि लिन शेन ने अचानक ब्लेड के मूठ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और म्यान को पकड़े हुए उसका हाथ भी ढीला हो गया, जो उसके शरीर के बगल में लटक रहा था। इस अचानक हरकत ने चुपके से देखने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया और तियान शियाओकाओ ने भी भौहें सिकोड़ लीं, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि लिन शेन क्या करने जा रहा है। अब और नहीं टिक सकता, हार मानने के बारे में सोच रहा हूँ। तियान शियाओफेंग ने राहत महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। अन्य लोगों के मन में भी तियान शियाओफेंग जैसा ही विचार था। उनका मानना था कि लिन शेन अब और नहीं टिक सकता और हार मानने वाला है। मेरे हाथ में ब्लेड है, फिर भी तुम वार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। अब क्या तुम कुछ करने की हिम्मत करोगे? लिन शेन लापरवाही से खड़ी रही, तियान शियाओकाओ को देखती रही जब वह बोल रहा था। ये सुनकर तियान शियाओकाओ की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। तियान शियाओफेंग और उसकी बहनें दंग रह गईं। उन्होंने लोगों को मौत के लिए तैयार होते देखा था, लेकिन किसी को इस तरह से ऐसा करते नहीं देखा था। क्या इस लड़के के दिमाग में पानी घुस गया था, या वह बचपन में ही सिर के बल किसी गड्ढे में गिर गया था? तियान शिन को थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि लिन शेन तियान शियाओकाओ को इस तरह क्यों उकसाएगा।